तो बच्चों कैसे हैं आप सब? बहुत-बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ख़ास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों क्लास 12th का जो आपका जियोग्राफ़ी का सब्जेक्ट है, हिंदी में बोले तो जो आपका भूगोल का विषय है, इसका जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है 26 फरवरी को। जी हाँ बच्चों, 26 फरवरी 2026 को जो आपका जियोग्राफ़ी का बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसके लिए एक और इम्पॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों। और ये सैंपल पेपर आप सभी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि जो भी क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे सैंपल पेपर के अंदर, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में डिट्टो रिपीट होकर के आ सकते हैं, एकदम सेम टू सेम रिपीट होकर के आ सकते हैं। एक ही बात अंदर से आती है बच्चों, मन में से एक ही बात निकलती है कि यार इससे बाहर तो क्या ही आ जाएगा। क्योंकि पिछले 10 साल का अगर आप पेपर उठा करके देख लीजिए, उसको अच्छे से एनालाइज़ कर लीजिए, हमने तो कर लिया है। एनालाइज़ करने के बाद जो क्वेश्चन्स बार-बार रिपीट होकर के आए हुए हैं ना, उनको ही हमने यहाँ पर सिलेक्ट करके इस सैंपल पेपर के अंडर ऐड किया है, जिससे कि ये सैंपल पेपर आपके बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है? और ये देखिए, ये हमारा दूसरा सैंपल पेपर का वीडियो है। इससे पहले मैंने सैंपल पेपर नंबर 1 का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। वन शॉट का वीडियो अपलोड कर दिया है, जिसके अंदर दोनों बुक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स अपलोड कर दिए हैं। इसके अलावा कौन-कौन सी वीडियो और आएगी जियोग्राफी की वो भी समझ लीजिए। ये तो दूसरा सैंपल पेपर हो गया। इसके अलावा 3 से 4 सैंपल पेपर की वीडियो और अपलोड कर दूँगा मैं आपके लिए। प्लस में मैप की वीडियो अपलोड कर दूँगा। प्लस में फर्स्ट बुक की सेपरेटली और सेकंड बुक की अलग से, यानी कि फर्स्ट और सेकंड बुक की अलग-अलग से वन शॉट की वीडियो फिर से अपलोड कर दूँगा, जिसके अंदर कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के साथ वीडियो आपको मैं प्रोवाइड करवा दूँगा। ठीक है? तो इतना सारा कंटेंट अभी जियोग्राफी के लिए स्पेशली आने वाला है। तो इसी बात पर इस वीडियो को कर दीजिए यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, और एक छोटा-सा लाइक का टारगेट रखते हैं, मुझे पक्का भरोसा है आप सभी करवा देंगे 700 लाइक्स का, ठीक है? तो ठोको लाइक। और अगर आपको वीडियो जल्दी-जल्दी चाहिए तो आप कमेंट कीजिए यस सर वीडियो जल्दी लाइए, ठीक है? कम से कम 100 प्लस कमेंट तो कर ही दीजिएगा हार्ट वाले इमोजी के साथ, यानी दिल वाले इमोजी के साथ। ठीक है बच्चों? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और ये जो जियोग्राफी का हमारा दूसरा सैंपल पेपर का वीडियो है, इसको देखते हैं, मतलब इसके अंदर के जो क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करते हैं बच्चों। तो हम लोग आ गए हैं सेक्शन ए, यानी कि अनुभाग ए कह लीजिए या खंड क कह लीजिए, इसके अंदर जहाँ पर हमसे बेसिकली एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है? तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे कि किस प्रकार की कृषि में खट्टे फलों का उत्पादन मुख्य रूप से होता है, या फिर उत्पादन जो है उसकी मुख्य विशेषता है। बड़े ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा। यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस प्रकार की कृषि में खट्टे फलों का उत्पादन जो होता है वो उसकी मुख्य विशेषता है। ठीक है? तो देखिए जो भूमध्य सागरीय कृषि होता है ना, वहां पर मुख्यतः देखा गया है कि खट्टे फलों की कृषि होती है। ठीक है? तो जब भी आपसे बात करें यहाँ पर भूमध्य सागरीय कृषि की, तो सोच लीजिएगा कि यहाँ पर खट्टे फलों की कृषि की बात हो रही है। या जब भी आपसे क्वेश्चन में पूछ ले कि कैसा कृषि होता है, किस प्रकार का कृषि होता है जहाँ पर खट्टे फलों का जो उत्पादन होता है, यानी खट्टे फल जो उगाए जाते हैं, वही उस कृषि की मुख्य विशेषता होती है। तो बात करें तो वो हो जाएगा भूमध्य सागरीय कृषि। ठीक है? और सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन विच टाइप ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ऑफ जैसे कि सिट्रस फ्रूट इज द मेन फीचर। ठीक है? तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है बच्चों, तो बड़े ध्यान से समझिएगा। अगर आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी को, जो 2026 में होने वाला है, इसकी तैयारी को अगर आप नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं, तो आप हमारे द्वारा बनाए गए सैंपल क्वेश्चन पेपर्स को ले सकते हैं। इन सैंपल पेपर्स की सहायता से आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी को बहुत बढ़िया बना सकते हैं। लिटरली बता रहा हूँ, बहुत बढ़िया बना सकते हैं, क्योंकि इन सैंपल पेपर्स के अंदर ऐसे-ऐसे आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जो हर साल के पेपर के अंदर आते ही आते हैं, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस। ठीक है? अभी तक आपने अच्छी तैयारी नहीं की है, बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनकी ज़्यादा तैयारी नहीं हुई होती है, और वो चाहते हैं कि लास्ट टाइम पे हमें कुछ ऐसा मटेरियल मिल जाए, जिससे कि हम अपनी तैयारी को 2 गुना, 3 गुना अच्छा बना सकें, है ना? तो ये ऐसा मटेरियल है बच्चों, जिससे आप अपनी तैयारी को यहाँ पर हज़ार गुना अच्छा बना सकते हैं। ठीक है? क्योंकि हमने हर एक सब्जेक्ट के लगभग 15-15 सैंपल पेपर बना करके रेडी कर दिए हैं, विथ सॉल्यूशन के साथ, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम के अंदर। ऑलरेडी हज़ारों बच्चे सैंपल पेपर्स ले रहे हैं, ठीक है? और एक चीज़ आपको बताऊँ, फन फैक्ट क्या हो रहा है कि हमारी टीम का ये व्हाट्सएप नंबर है, वैसे आपको सैंपल पेपर लेना है तो इस पे आपको कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है? इस पर ना हज़ारों बच्चे के मैसेजेस आ रहे हैं, तो हमारी टीम ने हमें स्पेशल रिक्वेस्ट करके बोला है कि बच्चों को बताने के लिए
कि वो सैंपल पेपर लेने के लिए मैसेज करेंगे तो उनको 1 से 2 घंटे का वेट करना पड़ सकता है। 1 से 2 घंटे के अंदर-अंदर उनको सैंपल पेपर मिलेगा क्योंकि हज़ारों बच्चे मैसेज करते हैं और हमारे पास जो टीम है वो लिमिटेड है, ठीक है? तो थोड़ा-सा डिले हो जाता है लेकिन आपको सैंपल पेपर मिलेगा ज़रूर, ठीक है? और इतने सारे बच्चे सैंपल पेपर ले रहे हैं, उनको फ़ायदा हो रहा है तो आपको भी डेफ़िनेटली फ़ायदा होगा बच्चों। क्योंकि देखिए, ये केवल सैंपल पेपर नहीं है, ये हमारे 10 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है? ये सोचिए कि इन सैंपल पेपर के माध्यम से मैं आपको अपना एक्सपीरियंस दे रहा हूँ कि आज तक जो मैंने पढ़ाया है, ठीक है? और मैं खुद टॉपर रह चुका हूँ क्लास 12th में, तो जो मेरी स्ट्रैटेजीज़ थी, मैंने कैसे स्ट्रैटेजी लगाया था 10 सालों में जब मैंने पढ़ाया, तो मुझे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स लगे कि इन 10 सालों में बार-बार रिपीट होकर के आए हैं, तो वो सारे क्वेश्चन्स मैंने इन सैंपल पेपर में ऐड किया है। हमारी टीम ने बहुत मेहनत किया है बच्चों आप सभी के लिए, ज़रूर लीजिए। और अभी के टाइम पर तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्च्युनिटी है क्योंकि 50% का आपको अभी डिस्काउंट देखने को मिलेगा सैंपल पेपर्स के ऊपर। वैसे तो एक सब्जेक्ट के सैंपल पेपर का जो प्राइस है ओरिजिनल प्राइस वो ₹199 है, लेकिन अभी अगर आप लेंगे तो 50% डिस्काउंट ऑफर के तहत केवल और केवल ₹149 में आपको यहाँ पर सैंपल पेपर देखने को मिल जाएगा, ठीक है? प्राइस यहाँ पर 299 है, याद रखिएगा, गलती से मैंने 199 बोल दिया, 299 है। यहाँ पर 50% ऑफ करके ₹149 में मिलेगा। अगर आप डिस्काउंट पे भी डिस्काउंट लेना चाहते हैं, तो 4 सब्जेक्ट का एक साथ ले लीजिए बच्चों, गोल्डन अपॉर्च्युनिटी है, जिसमें आपको ₹549 में 4 सब्जेक्ट के 60 सैंपल पेपर्स देखने को मिल जाएँगे, ठीक है? यहाँ पर आपको डिस्काउंट पे भी डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। तो आज ही इन सैंपल पेपर्स को लीजिए, स्क्रीन पर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टैक्ट करके और अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाइए बच्चों, ठीक है? चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है, सेकंड क्वेश्चन कि लिंग अनुपात का अर्थ होता है, ठीक है? व्हाट इज़ मीन बाय सेक्स रेशियो? तो आपका लिंग अनुपात का मतलब होता है जनसंख्या में स्त्री और पुरुषों की संख्या के बीच का जो अनुपात होता है, उसे हम लोग लिंग अनुपात कहते हैं। क्लियर है बच्चों? सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और आंसर रहेगा द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन इन द पॉपुलेशन। ये हमारे यहाँ पर सेक्स रेशियो होता है यानी कि लिंग अनुपात होता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है, निम्नलिखित में से किस देश में वाणिज्यिक पशुधन पालन नहीं किया जाता? ठीक है? तो वाणिज्यिक पशुधन पालन जहाँ पर नहीं किया जाता, ध्यान से समझिएगा बच्चों, ये देश है हमारा कनाडा, ठीक है? कनाडा अमेरिका का पड़ोसी देश आप मान सकते हैं। तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और यहाँ पर कनाडा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा फोर्थ क्वेश्चन कि रोजगार के अवसर किस उद्योग में अधिक होते हैं? विच इंडस्ट्री हैज़ मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़? कहाँ पर हमें रोजगार यानी कि नौकरी वगैरह अच्छा खासा मिल सकता है? तो वो होता है बच्चों हमारे यहाँ पर छोटे पैमाने के उद्योग। आप क्या सोचे थे बड़े पैमाने के उद्योग? नहीं, यहाँ पर लिमिटेड होता है रोजगार, एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर लिमिटेड मिलता है। लेकिन जो छोटे पैमाने के उद्योग होते हैं यानी कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ होती है बच्चों, वहाँ पर बहुत ज़्यादा रोजगार मिल सकता है, इस बात की बहुत ज़्यादा संभावना है, ठीक है? मेरे ही आस-पास के कई सारे अंकल लोग जो है वो कहाँ काम करते हैं? छोटे पैमाने के उद्योग के अंदर काम करते हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो होता है। दिल्ली में आप देखेंगे, मैं दिल्ली का एग्ज़ाम्पल लेता हूँ क्योंकि मैं दिल्ली में ही रहता हूँ। तो यहाँ पर तो छोटे पैमाने के उद्योग बहुत सारे हैं, छोटी-छोटी फैक्ट्रियाँ हैं, जहाँ पर छोटी-छोटी चीज़ें बनाई जाती हैं और वहाँ पर बहुत सारे लोग काम करते हैं, बहुत सारे लोगों का रोज़ी-रोटी चलता है। समझ रहे हैं आप? तो जब भी आपसे पूछे कि रोज़गार के अवसर किस उद्योग में अधिक होते हैं, तो यहाँ पर छोटे पैमाने के जो उद्योग होते हैं, वहाँ पर रोज़गार के अवसर जो है वो अधिक होते हैं। क्लियर है? बार-बार ही मैं ये कार क्यों बना देता हूँ। चलिए इसी बहाने मेरा जो ड्राइंग का स्किल है वो भी सुधर रहा है। धीरे-धीरे लगता है मैं आर्टिस्ट बन सकता हूँ। कमेंट करके बताइएगा कि क्या मैं एक आर्टिस्ट बन सकता हूँ? चलिए, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में आपका इस तरह से रहेगा कि व्हिच इंडस्ट्री हैज़ मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटीज़? तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है? चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है हमसे कि जो व्यक्ति वर्ष में 183 दिन लाभकारी कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? व्हाट इज अ पर्सन हु डज बेनिफिशियल वर्क फॉर 183 डेज इन अ ईयर कॉल्ड? तो उसे हम लोग यहाँ पर बच्चों कहेंगे मुख्य श्रमिक, ठीक है? या इसको ऐसे भी आप मान सकते हैं कि जो व्यक्ति एक वर्ष में कितना दिन होता है? 365 दिन, ठीक है? और एक लीप ईयर होगा तो 366 हो जाएगा। तो 365 में से कम 183 दिन जो काम करता है, वो किस श्रेणी में आते हैं? तो वो जो कामगर है, ठीक है? यानी कि मेन वर्कर जो है उसकी श्रेणी में आते हैं। जैसे आपके पिताजी हो गए, जिनको मेरा हाथ जोड़ करके नमस्कार है, ठीक है? तो आपके पिताजी जो है साल में कम से कम 183 दिन तो काम करते ही होंगे, 365 में से देखा जाए तो। तो वो किस कैटेगरी में आएँगे? वो यहाँ पर मुख्य कामगार यानी कि मेन वर्कर की कैटेगरी में आएँगे, ठीक है?
चलिए, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं और मेन वर्कर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या है कि वे स्थान जहाँ नगर पालिका या कैंटोनमेंट बोर्ड या फिर नोटिफाइड टाउन एरिया कमिटी है, वो क्या कहलाते हैं? तो वो जो हमारा कहलाते हैं बच्चों, ये प्रशासनिक नगर कहलाते हैं, ठीक है? यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन, जहाँ पर आपका नगर पालिका होता है, कैंटोनमेंट बोर्ड होता है, नोटिफाइड टाउन होता है, एरिया होता है, समझ रहे हैं आप? तो ये आपका प्रशासनिक नगर होता है, जहाँ पर गवर्नमेंट की चीज़ें ज़्यादातर है, समझ रहे हैं? तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। मैं 2-3 बार ही बोल दिया, समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? यहाँ से एक मीम याद आ गया मेरे को, जो हर्ष बेनीवाल भैया जी का है, वो उनका एक मीम बहुत ज़्यादा फेमस होता है, समझ रहे हो? समझ रहे हो? चलिए, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि व्हाट आर द प्लेसेस वेयर देयर इज़ अ म्युनिसिपल म्युनिसिपैलिटी और कैंटोनमेंट बोर्ड और अ नोटिफाइड टाउन एरिया कमिटी कॉल्ड, तो वो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन होता है, ठीक है? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर बोल रहा है 7वें क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन गलत सुमेलित है, ठीक है? तो अगर बात करें गलत सुमेलित की, तो वो हो जाएगा महाराष्ट्र का कोरबा, ये कोयला की खदान, ये आपका गलत है बच्चों, ठीक है? तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, पेपर में आने की संभावना है इस क्वेश्चन की, ठीक है? अराउंड 1-2 साल पहले शायद पेपर में आया भी था। 8वां क्वेश्चन है कि भारत के दिए गए प्राकृतिक गैस भंडार के लिए पश्चिम से पूर्व की ओर स्थान के सही क्रम की पहचान कीजिए, ठीक है? यानी कि जो भारत का प्राकृतिक गैस भंडार है हमारा, जो आपका नेचुरल गैस रिज़र्व्स है इंडिया के अंदर, उसका आपको बताना है पश्चिम से पूरब की ओर, पश्चिम आपका दिशा जो हो गया उससे पूरब दिशा की ओर स्थान से आपको सही क्रम में बताना है, जहाँ पर हमें ये प्राकृतिक गैस भंडार देखने को मिलते हैं भारत के अंदर, ठीक है? तो वो कौन-सा हो जाएगा आपका? वो जैसलमेर हो जाएगा। जैसलमेर किधर हो गया? राजस्थान की तरफ। फिर आपका अंकलेश्वर, फिर कृष्णा गोदावरी बेसिन, फिर त्रिपुरा। तो इस तरह से आपका चलता है, ऐसे करके, ठीक है? ये। क्लियर है बच्चों? तो यहाँ पर आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पर 9वां प्रश्न क्या पूछा जा रहा है हमसे कि वर्षा का जल बह करके नदियों, झीलों और तालाबों में चला जाता है, उसे क्या कहते हैं? ठीक है? जो बारिश का पानी होता है, आपने देखा होगा अक्सर जब यहाँ पर बादलों से अच्छी खासी बरसात होती है इस तरह से, है कि नहीं? तो जो बरसात होती है उससे जो पानी इकट्ठा होता है, वो यहाँ पर बह करके कहाँ चला जाता है? नदियों के अंदर चला जाता है, झीलों के अंदर चला जाता है या तालाबों के अंदर चला जाता है, तो उसे कहते क्या है भैया? तो उसे हम लोग पृष्ठीय जलन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? पृष्ठीय जलन, ठीक है? याद रखिएगा, सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, आप में से कई सारे बच्चे मुझे कमेंट करके बताइए कि भौम जल क्या होता है? देखता हूँ कितने बच्चों को पता है भौम जल के बारे में। इंग्लिश में जिसे हम ग्राउंड वाटर कहते हैं। बहुत सिंपल सी चीज़ है, कमेंट करके बताइएगा। देखता हूँ आप में से कितने बच्चे यहाँ पर कमेंट करके बता पाते हैं। वैसे मुझे लगता है सभी बच्चों को पता होना चाहिए ये चीज़। चलिए, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द रेन वाटर दैट फ्लोज़ इंटू रिवर्स, लेक्स एंड पाउंड्स, ठीक है? तो आपका यहाँ पर जो सी वाला ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक टिप देना चाहूँगा जो आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है? मैं दोबारा से लिख देता हूँ। ये मैं आपको दे रहा हूँ एक प्रो टिप, ठीक है? तो इस टिप का बड़े मतलब ध्यान से पालन कर लीजिएगा अगर आपको जियोग्राफ़ी के पेपर में अच्छे मार्क्स यहाँ पर लाने हैं तो, ठीक है? जो आपका सपोर्ट मटेरियल है बच्चों 2024-25 के लिए, उसको उठाइएगा आप, ठीक है? और उसमें क्या होता है ना कि कई सारे क्वेश्चंस दिए रहते हैं, कई सारे क्वेश्चंस में इम्पोर्टेंट भी लिखा होता है, आईएमपी करके लिखा होता है, ठीक है? इस तरह से। तो उन क्वेश्चंस को बड़े अच्छे से यहाँ पर रीड कर लीजिएगा, क्योंकि जियोग्राफ़ी का जो पेपर बनता है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, आपके सपोर्ट मटेरियल में से कई सारे क्वेश्चंस आपके जियोग्राफ़ी के पेपर में देखने को मिलेंगे, ठीक है? जो हम सैंपल क्वेश्चन पेपर करवा रहे हैं, इसकी तो आप प्रैक्टिस करते ही चलिए, ठीक है? इसके अलावा मैं वन शॉट की वीडियो बना दूँगा, वो देख सकते हैं आप। मैप की वीडियो भी बना दूँगा, वो भी देख सकते हैं आप, ठीक है? इस तरह से ये वीडियोज़ तो आपके लिए मैं ला दूँगा, उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जो आपका सपोर्ट मटेरियल है ना, उसको बड़े ध्यान से देख लीजिएगा। जो आपका मिड टर्म का सिलेबस है, वहीं तक आपको उन चैप्टर्स तक ही देख लीजिएगा, आपको बहुत हेल्प करेगा। आप जब एग्ज़ाम में लिखने बैठेंगे ना पेपर और जब आप देखेंगे कि अरे! ये क्वेश्चन तो मैंने सपोर्ट मटेरियल में पढ़ा था, अरे! ये क्वेश्चन तो सर की वीडियो में था, सैंपल पेपर वाली में, ये तो सर के वन शॉट वाली वीडियो में था। तो आप मुझे तो वहाँ पर थैंक यू बोलेंगे, मन ही मन बोलेंगे कि अरे! सर जी ने बताया था, यहाँ से पेपर में आता है क्वेश्चन, ठीक है? तो वहाँ आप खुद ही मन मुझे
थैंक यू बोल रहे होंगे। चलिए 10वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या पूछ रहा है हमसे कि भारत में शहरी बस्तियों की निम्नलिखित में से कौन-सी विशेषताएँ हैं? तो जो शहरी बस्तियाँ हैं बच्चों, यानी कि अर्बन सेटलमेंट्स है इंडिया के अंदर, तो इसकी विशेषताएँ हैं कि यहाँ पर जीवन का जटिल तरीका हमें देखने को मिलता है, तैयार माल का निर्माण होता है और नोड आर्थिक विकास देखने को मिलता है। तो ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अर्बन सेटलमेंट्स इन इंडिया? तो आपका ए वाला जो ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 11वां क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित को सही क्रम में व्यवस्थित करें और भूतापीय उत्पन्न करने का क्रम निम्नलिखित है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर भूतापीय उत्पन्न करने का जो क्रम है बच्चों, कैसे होगा वो? हाँ, ऐसे होगा कि आपका सबसे पहले तो ये 4th नंबर पर आ जाएगा कि भूतापीय ऊर्जा मौजूद है क्योंकि बढ़ती गहराई के साथ पृथ्वी जो है उत्तरोत्तर गर्म होती जाती है, ठीक है? तो ये आपका पहले आ जाएगा, फिर आपका आएगा सेकंड वाला, ये दूसरा वाला आएगा, फिर पहला वाला आएगा और फिर आपका आएगा थर्ड वाला। इस तरह से करके आपको यहाँ पर इसको सही क्रम में दर्शाना है। करेक्ट आंसर की मैं अगर बात करूँ तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बच्चों, ठीक है? चलिए, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और यहाँ पर आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है? चलिए, यहाँ पर आपका ये 4th ऑप्शन है, ठीक है? ये टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक हो गया, याद रखें, ये 4th ऑप्शन। चलिए, अच्छा ये वाला क्वेश्चन देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित कथन पर विचार करें और दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। देखिए यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दे दिया है, इस पर हमें विचार करना है और फिर बताना है कि कौन-सा सही है, कौन-सा गलत है, ठीक है? तो यहाँ पर स्टेटमेंट नंबर 1 यानी कि कथन नंबर 1 क्या कह रहा है हमें कि जनसंख्या वितरण शब्द का अर्थ भूपृष्ठ पर लोग किस प्रकार वितरित है, इस बात से लगाया जाता है, ठीक है? जनसंख्या वितरण यानी कि जो हमारे धरती पर जनसंख्या है, आबादी है, वो कहाँ-कहाँ फैली हुई है। इस बात का अनुमान हम इस आधार पर लगाते हैं कि भूपृष्ठ पर लोग किस प्रकार वितरित है, यानी कि बँटे हुए हैं एक तरह से, है ना? तो ये बात बिल्कुल सही कह रहा है बच्चों। अगला वाला यहाँ पर स्टेटमेंट देखिए कि विश्व की 90% जनसंख्या इसके 10% स्थल भाग में निवास करती है। वर्ल्ड की, याद रखिएगा, वर्ल्ड की जो 90% पॉपुलेशन है, 90% जो जनसंख्या है, वो केवल इसके 10% हिस्से पर ही निवास करती है, ठीक है? तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सोचिए कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं यहाँ पर, वर्ल्ड में कितनी आबादी है, 7-8 बिलियन पता नहीं कितनी आबादी है और उसमें से 90% जो आबादी है वो केवल इसके 10% हिस्से पर ही रहती है, ठीक है? तो दोनों कथन सही है बच्चों, तो आपका जो थर्ड वाला ऑप्शन है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से स्टेटमेंट दिए गए हमारे और बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, यानी कि थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, अब हम लोग आ गए हैं 13वें क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर अभिकथन और कारण दे दिया है, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर अभिकथन में क्या कह रहा है बच्चों कि बस्तियाँ विभिन्न प्रकार की हो सकती हैं, जो सेटलमेंट्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, बिल्कुल सही बात बोल रहा है। जो कारण यहाँ पर कह रहा है वो क्या कह रहा है कि विभिन्न भौतिक कारक बस्तियों के विकास को प्रभावित करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि दोनों कथन सही है और कथन 2 जो है वो कथन 1 की सही व्याख्या करता है, ठीक है? दोनों जो यहाँ पर कथन और कारण ये दिए गए हैं ना, ये सही है और ये जो आपका कारण है वो अभिकथन की सही व्याख्या करता है, ठीक है? यानी कथन की सही व्याख्या करता है। क्लियर है बच्चों? सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, ये आप देख सकते हैं। जैसे एसेशन दिया गया है, सेटलमेंट्स कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स एंड रीजन दिया गया है, वेरियस फिजिकल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ सेटलमेंट्स, ठीक है? तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर बच्चों, 14वां प्रश्न क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन-सा कथन असत्य है, यानी कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर फॉल्स? तो यहाँ पर अगर फॉल्स स्टेटमेंट की बात करें तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी कि भारत में जनसंख्या को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए छोटे पैमाने के उद्योगों का कोई योगदान नहीं है। जबकि भारत में आप देखेंगे तो छोटे पैमाने के उद्योग जो होते हैं वो आपको अच्छा खासा यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार प्रदान करते हैं, अभी हमने पढ़ा भी था। ठीक है बच्चों, तो यह कथन आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, एकदम ठीक। चलिए, यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर फॉल्स? तो आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देयर इज नो कंट्रीब्यूशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू द पॉपुलेशन इन इंडिया, ठीक है? तो ये वाला फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है बच्चों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 से 17 तक ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा हमसे, ठीक है? तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। ये आपको ना एक केस स्टडी दे दिया है, इसको रीड करना है हमें और इसके बेसिस पर जो क्वेश्चन पूछे जाएँगे उनका आंसर देना है, ठीक है? तो थोड़ा-सा यहाँ पर मैं रीड करके बता देता हूँ आपको। इस तरह से है कि रालेगण सिद्धि महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले का एक छोटा-सा गाँव है, ठीक है? यहाँ पर बोल रहा है रालेगण सिद्धि नाम का एक गाँव है जो कि महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में आता है, ठीक है? यह पूरे देश में वाटरशेड विकास के लिए एक उदाहरण बन गया है। 1975 में यह गाँव गरीबी और अवैध शराब के धंधे के जाल में फँस गया था। परिवर्तन तब हुआ जब एक सेवावृत्त जो सो कि सेवानिवृत्त है, सेवानिवृत्त सेना के जवान, ठीक है? एक आर्मी का जो जवान थे, वो गाँव में बस गए और वाटरशेड विकास का कार्य सँभाला। तो इस तरह से करके आपका यहाँ पर ये दिया गया है, आप वीडियो को पॉज़ करके रीड कर सकते हैं। इसके बेसिस पर जो हमसे क्वेश्चन पूछे जाएँगे ना, उनको हम लोग यहाँ पर हल करने का प्रयास करते हैं, ठीक है? चलिए, परफेक्ट। यहाँ पर 15वां क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है हमसे कि जल संरक्षण की निम्नलिखित में से कौन-सी विधि रालेगन सिद्धि में समृद्धि लेकर आई? ठीक है? तो जो रालेगन जो आपका सिद्धि था ये गाँव, इसके अंदर अगर बात करें जो है सो कि जल संरक्षण की कौन-सी विधि ही जो है समृद्धि लेकर के आई थी, तो वो वाटर शेड विकास, ठीक है? ये जो कार्यक्रम था, इसने यहाँ पर समृद्धि लेकर के आई थी। ठीक है बच्चों? चलिए। 16वां क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है, गाँव में लोकतांत्रिक भागीदारी जो है उसको बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से उपाय किए गए थे? तो गाँव के अंदर लोकतांत्रिक भागीदारी बढ़ाने के लिए स्थानीय निकाय चुनाव करवाए गए थे, ठीक है? रीजनल लेवल पर जो इलेक्शंस होते हैं ना, वो करवाए गए थे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा डेमोक्रेटिक सिस्टम इस्टैब्लिश किया जा सके विलेज के अंदर। क्लियर है बच्चों? तो बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने रालेगन सिद्धि को सरकार की वित्तीय सहायता से स्वतंत्र किया? तो यहाँ पर स्वैच्छिक श्रम जो होता है, इसने इसको सरकार की जो वित्तीय सहायता होती है, इससे यहाँ पर क्या किया? स्वतंत्र किया बच्चों। क्लियर है? तो बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम में बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों। चलिए, परफेक्ट। बाकी ये रहे इंग्लिश मीडियम में आपके क्वेश्चंस इस तरह से। तो यहाँ पर जो 15वें का आंसर था हमारा वो था वाटरशेड डेवलपमेंट, ठीक है? एंड 16वां जो क्वेश्चन था इसका आंसर है हमारा यहाँ पर लोकल बॉडी इलेक्शंस, ठीक है? एंड 17वां जो क्वेश्चन है इसका हो जाएगा आपका वॉलंटरी लेबर, ठीक है? जो स्वैच्छिक रूप से आकर के काम करना चाहते हैं ना, वो हो जाएगा यहाँ, ठीक है? आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग आ गए हैं सेक्शन बी के अंदर, जहाँ पर जो है सो कि सोर्स बेस्ड क्वेश्चन वगैरह हमसे पूछा जाएगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर 18वां क्वेश्चन इस तरह से है, दिए गए गद्यांश को ध्यान से पढ़िए और फिर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इस तरह से आपका गद्यांश दिया गया है भरमौर आदिवासी को लेकर के। देखिए इम्पोर्टेंट है ये, पेपर में कई बार क्या होता है ना, लॉन्ग क्वेश्चन जो बनते हैं वो भरमौर आदिवासी को लेकर के बन जाते हैं, ठीक है? तो इस चीज़ को हम थोड़ा-सा ध्यान से समझेंगे। भरमौर आदिवासी क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के भरमौर जो सो कि और होली तहसील शामिल है। यहाँ 21 नवंबर 1975 के बाद से एक अधिसूचित आदिवासी क्षेत्र रहा है। भरमौर में एक आदिवासी समुदाय गद्दी का निवास है, जिन्होंने हिमालयी क्षेत्र में एक अलग पहचान बनाए रखी है, ठीक है? हिमालयी क्षेत्र में क्या किया? इन्होंने एक अलग पहचान बना कर के रखी है, क्योंकि वे जैसे कि पारगमन का अभ्यास करते हैं और गद्दी अली बोली के माध्यम से बातचीत करते हैं, मतलब इनकी लैंग्वेज थोड़ी-सी अलग है। ठीक है? तो इस तरह से करके आपको यहाँ पर बातें बताई गई हैं, वीडियो पॉज़ करके आप रीड कर सकते हैं। चलिए, अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे कि गद्दी जनजातीय समुदाय ने हिमालयी क्षेत्र में एक अलग पहचान कैसे बनाए रखी है? ठीक है? तो वहाँ हमने शुरू में ही पढ़ा था कि गद्दी आदिवासी समुदाय ने हिमालयी क्षेत्र में एक अलग पहचान बनाए रखी है, क्योंकि उन्होंने पारगमन का अभ्यास किया है और गद्दी अली बोली के माध्यम से उन्होंने बातचीत की है। ठीक है? तो ये फैक्टर्स है जिन कारणों से आप कह सकते हैं कि उन्होंने एक अलग आइडेंटिटी अपनी बना करके रखी है उस क्षेत्र के अंदर। ठीक है? चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है? किन कारणों ने क्षेत्र के समाज और अर्थव्यवस्था को पिछड़ा रहने के लिए प्रभावित किया है? ठीक है? तो आप यहाँ आंसर देख सकते हैं। भरमौर आदिवासी क्षेत्र में कठोर जलवायु परिस्थितियाँ, कम
संसाधन आधार और नाजुक वातावरण है। इन कारणों ने क्षेत्र के समाज और अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है। ठीक है बच्चों? चलिए अगला क्वेश्चन, एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना के तहत किन क्षेत्रों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है? तो एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना के तहत बच्चों यहाँ पर परिवहन और संचार, कृषि संबंध गतिविधियों और सामाजिक और सामुदायिक सेवाओं के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। ठीक है बच्चों? चलिए, बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम में आपका इस तरह से रहेगा। और क्वेश्चंस आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से एंड आंसर भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। क्लियर है बच्चों? चलिए, अब हम लोग आ गए हैं 19वें क्वेश्चन के अंदर जहाँ पर एक मानचित्र दे दिया है, इसको देख कर के आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं, ठीक है? ये वाला जो मैप है ये इंदिरा गांधी नहर कमांड क्षेत्र को लेकर के दिया गया है। ध्यान से याद कर लीजिएगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आ जाता है इंदिरा गांधी वाला, ठीक है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से ये दिया गया है, ये नहर कमांड क्षेत्र को लेकर के, ठीक है? चलिए, अब इसमें मैं आपको कुछ होमवर्क भी दूँगा जो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है इस मानचित्र से संबंधित कि इंदिरा गांधी नहर को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो राजस्थान नहर के नाम से जानते थे, ठीक है? अब अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है? इंदिरा गांधी नहर कमांड क्षेत्र में कौन-सा जिला शामिल नहीं है? ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है? ये वाला क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। आप कमेंट कैसे करेंगे कि सर क्वेश्चन नंबर हमारा कौन-सा है? क्वेश्चन नंबर है हमारा 19 और 19वें का जो आपका दूसरा है, इस तरह से ब्रैकेट में रख दीजिएगा। दूसरे का ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। इस तरह से आप मुझे आंसर जो है वो कमेंट करके बताइएगा, ठीक है? और ये थर्ड वाले का भी आंसर मुझे कमेंट करके बताइएगा। ये 2 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? विश्लेषण कीजिए कि इंदिरा गांधी नहर कमांड क्षेत्र में निम्न में से कौन-सा नकारात्मक प्रभाव पड़ा है, ठीक है? तो इसका भी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है? 19वें का जो आपका थर्ड है, इस तरह से ब्रैकेट में लिख दीजिएगा और आपका यहाँ पर ए, बी, सी, डी क्या करेक्ट होगा आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। देखता हूँ सबसे पहले कौन-सा बच्चा कमेंट करके बताता है। जो भी बच्चा पहले कमेंट करेगा, उसके कमेंट को यहाँ पर मैं हार्ट का यानी दिल का निशान दे दूँगा और साथ ही साथ यहाँ पर मैं क्या करूँगा, उसके कमेंट को दिल का निशान देने के साथ-साथ पिन भी कर दूँगा, ताकि और बच्चे समझ सकें कि बच्चे ने बिल्कुल सही आंसर दिया है और सबसे पहले जवाब दिया है। ठीक है? चलिए, बाकी इंग्लिश मीडियम में यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों। चलिए, परफेक्ट। अब हम लोग आ गए हैं सेक्शन सी के अंदर जिसको हिंदी में आप खंड सी भी कहते हैं, ठीक है? यहाँ पर देखिए हमसे 20वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि मानव भूगोल की परिभाषा दीजिए एवं इसके प्रमुख अध्ययन क्षेत्र बताइए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है? ये आ सकता है पेपर में। अब जो भी क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूँ सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? चलिए, तो यहाँ पर देखिए मानव भूगोल के बारे में समझ लेते हैं। भौगोलिक वातावरण तथा मानवीय क्रियाओं के अंतर संबंधों तथा विभिन्नताओं का अध्ययन ही मानव भूगोल कहलाता है, ठीक है? रेटजेल के अनुसार मानव भूगोल मानव समाज तथा धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। देखिए मानव भूगोल जिसे आप ह्यूमन जियोग्राफी भी कह सकते हैं। इसको लेकर के ना डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर डेफिनेशंस दी गई है मानव भूगोल के लेकर के। लेकिन कई सारे जो ऑथेंटिक माने जाते हैं उनमें से एक रेटजेल का भी है। तो आप या तो ऊपर वाला याद कर लीजिए जो ये लाइन है कि मानव भूगोल जैसे कि भौगोलिक वातावरण तथा मानवीय क्रियाओं के अंतर संबंध तथा विभिन्नताओं का अध्ययन ही मानव भूगोल है। या तो आप रेटजेल वाला याद कर लीजिए कि मानव भूगोल सीधा पूछ लेगा ना आपसे कि मानव भूगोल की परिभाषा दीजिए। तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि रेटजेल के अनुसार मानव भूगोल मानव समाज तथा धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। ठीक है? तो इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं। अच्छा, मानव भूगोल के प्रमुख क्षेत्र कौन-कौन से हैं? तो सांस्कृतिक भूगोल आ जाएगा, नगरीय भूगोल आ जाएगा और राजनीतिक भूगोल आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? चलिए, सेम यही क्वेश्चन इस तरह से रहेगा कि डिफाइन ह्यूमन जियोग्राफी एंड स्टेट इट्स मेन स्टडी एरियाज़। तो ह्यूमन जियोग्राफी आप देख सकते हैं, मेनली हम यहाँ पर रेडजेल का पढ़ेंगे तो अकॉर्डिंग टू रेडजेल ह्यूमन जियोग्राफी इज़ द सिंथेटिक स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड सोसाइटी एंड द सरफेस। ठीक है बच्चों? एंड फॉलोइंग एरिया द मेन एरियाज ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी, तो कल्चरल जियोग्राफी आ जाएगा, अर्बन जियोग्राफी एंड पॉलिटिकल जियोग्राफी आ जाएगा। ठीक है? चलिए, इसी क्वेश्चन के अंदर आपको एक अथवा दे दिया है, एक चॉइस दे दिया है कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो नीचे वाला जो क्वेश्चन है इसको आप अटेंड कर सकते हैं। इसके अथवा में इसके चॉइस में देखिए बच्चों हमसे क्या क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर कि प्रवास के प्रमुख प्रतिकर्ष कारकों को स्पष्ट कीजिए। ध्यान से समझिएगा इसको। तो देखिए प्रवास मतलब माइग्रेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पर।
ठीक है? प्रवास के प्रतिकर्ष कारक उद्यम स्थान को उदासीन स्थल बनाते हैं। इस कारणों या इन कारणों के वजह से लोग इस स्थान को छोड़कर चले जाते हैं, यानी कि जहाँ वो रह रहे हैं, उसको छोड़कर किसी और स्थान पर चले जाते हैं। ए स्थान से आप बी स्थान मान सकते हैं, ठीक है? और क्यों चले जाते हैं? क्योंकि मान लीजिए जहाँ वो रह रहे हैं, वहाँ पर रहन-सहन की निम्न दशाएँ हैं, ठीक है? जैसे मैं यहाँ पर बिहार का एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। बिहार से बहुत सारे लोग माइग्रेट करते हैं। दिल्ली आते हैं, मुंबई जाते हैं, तमिलनाडु जाते हैं, आंध्र प्रदेश जाते हैं, डिफरेंट-डिफरेंट जो स्टेट्स हैं इंडिया के, वहाँ पर जाते हैं, ठीक है? क्यों? क्योंकि बिहार में आप देखेंगे रहन-सहन की निम्न दशाएँ, मतलब कि रोज़गार वगैरह के उतने अच्छे ऑप्शंस नहीं हैं, ठीक है? ये एक मेन फैक्टर हो सकता है। आगे देखिए और किस कारणों से यहाँ पर लोग प्रवास करते हैं, ठीक है? जो कि प्रवास के प्रतिकर्ष कारकों के अंदर आता है और जो उनका स्थान है उसको उदासीन स्थल बना देता है। तो राजनीतिक परिस्थितियाँ अगर ठीक नहीं है कहीं पर तो लोग वहाँ से निकल जाएँगे। प्रतिकूल जलवायु है, प्राकृतिक विपदाएँ आती रहती हैं, महामारी अगर है वहाँ पर तो लोग अपने स्थान को छोड़ कर के प्रवास कर जाते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ें क्या करवाती हैं, ये भैया यहाँ पर जो स्थल है, जहाँ पर लोग रहते थे वो उदासीन बना देती हैं उन चीज़ों को और यहाँ पर वो दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, ठीक है? सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि एक्सप्लेन द मेजर जैसे कि रिपल्सिव फैक्टर्स ऑफ माइग्रेशन। तो आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है हमारा 21वां क्वेश्चन कि आयु संरचना जनसंख्या की किन विशेषताओं को दर्शाता है? ठीक है, इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पॉपुलेशन डज द एज स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट? ठीक है, तो देखिए ध्यान से समझिएगा। आयु संरचना विभिन्न आयु वर्गों में लोगों की संख्या को प्रदर्शित करती है। इसी के आधार पर यह ज्ञात किया जा सकता है कि विभिन्न आयु वर्गों में लोगों का कितना प्रतिशत है। ठीक है? यानी कि एक देश की जो आबादी है वो किस तरह से है, हम एज ग्रुप के हिसाब से यहाँ पर आइडिया लगा सकते हैं कि भैया इस देश में 0 से 14 वर्ष की एज के लोग इतने हैं, फिर बीच वाले लोग इतने हैं, फिर बूढ़े लोग इतने हैं। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर विभिन्न जो आयु वर्ग के लोगों का संख्या का मतलब प्रदर्शन जो है ना, वो इसके आधार पर किया जा सकता है। ठीक है? आगे देखिए यहाँ पर समझिए क्या बताया गया है कि यदि जनसंख्या में 0 से 14 वर्ष आयु जो सो कि जनसंख्या अधिक है, तो आश्रित जनसंख्या का अनुपात अधिक होगा जिसके कारण आर्थिक विकास धीमा होगा। ठीक है? यानी कि अगर एक देश में जो 0 साल से लेकर के यानी जो बच्चे अभी जन्म लिए हैं उसको लेकर के और 14 साल तक चले जाइए। ये वाला पॉपुलेशन ज़्यादा है। ठीक है? यानी कि बच्चे ज़्यादा है तो वो क्या होगा वहाँ पर वो डिपेंडेंट होंगे, वो आश्रित जनसंख्या होगी क्योंकि बच्चे तो काम कर नहीं सकते, है कि नहीं? ये तो भैया दिक्कत वाला बात हो जाएगा 14 साल तक तो कोई काम ही नहीं कर सकता, ये कानून में भी नहीं है और वैसे भी नहीं कर सकते वो। तो वहाँ पर क्या होगा, वो आश्रित रहेगी जनसंख्या और वहाँ का आर्थिक विकास धीमा होगा, उस देश का आर्थिक विकास धीमा होगा क्योंकि वहाँ पर बच्चे ज़्यादा हैं, समझ रहे हैं आप? आगे देखिए, अगर किसी देश में 15 साल से लेकर के 59 साल तक की आयु में अधिक जनसंख्या होने पर कार्यशील अथवा अर्जक जनसंख्या अधिक होने की संभावना होती है, जो देश के संसाधनों के दोहन करने में सहायक होती है, ठीक है? तो अगर किसी देश में ये वाला एज ग्रुप अच्छा खासा अमाउंट में है, यानी कि 15 साल से लेकर के 59 साल तक के लोग अच्छे खासे हैं, तो उस देश की आर्थिक विकास भी सही से होगा, वहाँ पर संसाधनों का दोहन भी वो अच्छे से करेंगे, समझ रहे हैं आप? तो ये वाला एज ग्रुप बहुत ज़्यादा मैटर करता है। भारत में आप देखेंगे तो 15 से लेकर के 59 साल के लोग बहुत आयत में आपको देखने को मिल जाएँगे बच्चों। आगे देखिए यहाँ पर बताया गया है 60 वर्ष के ऊपर की आयु संरचना वर्ग में बढ़ती हुई जनसंख्या में वृद्धि की देखभाल पर अधिक व्यय होने का संकेत मिलता है। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि जनसंख्या के जनांकीय निर्धारण के रूप में आयु संरचना का अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है? तो 60 साल से ऊपर की बात बोल रहा है कि भैया जिस देश में 60 साल से ऊपर के लोग ज़्यादा होंगे, जैसे जापान वगैरह में ज़्यादा है ऐसे लोग, ठीक है? तो वहाँ पर बूढ़े लोग ज़्यादा होंगे, फिर उनके यहाँ पर स्वास्थ्य वगैरह पर खर्चा करना पड़ेगा, समझ रहे? ऐसे संकेत हमें मिलते हैं। और आगे बताया गया उपरोक्त तथ्यों से हमें ये स्पष्ट होता है कि जनसंख्या के जनांकीय निर्धारण के रूप में आयु संरचना का अध्ययन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है? तो जो हमारा आयु संरचना होता है उसका स्टडी इम्पोर्टेंट है बच्चे, ठीक है? आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो देखिए लाइक करते चलिए। जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करते हैं उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोज़ को बनाने के लिए। आपका एक लाइक बच्चों हमारा मोटिवेशन का जो लेवल है उसको लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों गुना बढ़ा जाता है, मतलब बढ़ा देता है तो ठोको लाइक, ठीक है? और चैनल पर नए आ गए हैं, विद्यालय स्टडी पॉइंट को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियोज़ हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का, घंटिया-घंटा कुछ भी कह सकते हैं, उसका आइकन देखने को मिलेगा। उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा जिससे कि जो भी हम नया वीडियो अपलोड करें, उसका नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है एग्ज़ाम्स के लिए, वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके।
ठीक है? चलिए, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पॉपुलेशन डज़ द एज स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट? एंड आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों, ठीक है? एकदम ठीक है। चलिए, आगे चलते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है हमारा 22वां क्वेश्चन, ये मैं कहूँगा मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। कई बार पेपर में ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, लेकिन यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है बच्चों काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है? एक बार इसको ध्यान से समझ लीजिए, लाइफ टाइम तक याद रहेगा आपको। मुझे अभी भी याद है ये क्वेश्चन, क्योंकि मैंने 12वीं में शुरू में क्या किया था बच्चों, रट्टा मारा था इस क्वेश्चन को याद करने के लिए, लिटरली बता रहा हूँ, ठीक है? 2019 में मैंने अपना बोर्ड एग्ज़ाम दिया था और उस टाइम पे भी ये क्वेश्चन सर ने बताया था, जियोग्राफी वाले सर ने, कि ये इम्पोर्टेंट है बच्चों, इसको बड़े ध्यान से कीजिएगा, और पेपर में आया भी था ये, ठीक है? कुछ टाइम बाद मैंने देखा था कि पेपर में आ भी गया था। ये क्वेश्चन मेरे को याद ही नहीं हो रहा था उस टाइम पे, मैंने रट लिया था इस क्वेश्चन, और मेरा रटने का फ़ायदा भी हुआ था, लेकिन धीरे-धीरे जब समझ में आया कि भैया रटंतु विद्या से कुछ फ़ायदा नहीं होता, रटना नहीं होता है, समझना होता है, तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जैसे-जैसे पढ़ाई करता गया, समझ गया मैं, ठीक है? तो आपको मैं यहाँ पर ध्यान से मतलब अच्छे से समझा देता हूँ, आप भी ध्यान से समझ लीजिए। क्वेश्चन देखिए क्या है, विकास और वृद्धि में अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है? या ऐसे समझ लीजिए कि वृद्धि और विकास में अंतर स्पष्ट। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है, वृद्धि समय के संदर्भ के मात्रात्मक एवं मूल्य निरपेक्ष परिवर्तन को सूचित करती है, और यह धनात्मक व ऋणात्मक दोनों हो सकता है, ठीक है? जो वृद्धि होता है, वो आपका प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है, ठीक है? और यहाँ पर जो विकास है, उसका अर्थ गुणात्मक परिवर्तन से होता है, जो मूल्य सापेक्ष होता है, और विकास तब तक नहीं हो सकता है जब तक वर्तमान दशाओं में सकारात्मक वृद्धि ना हो। यह गुणात्मक एवं पूर्ण सकारात्मक परिवर्तन का ही सूचक होता है, यानी कि जो विकास होगा केवल प्लस में होगा। कभी विकास माइनस में होते हुए देखा है आपने, या सुना है? नहीं सुना होगा, क्योंकि जो डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, वो हमेशा प्लस में होता है, ठीक है? तो इस तरह से आप समझ सकते हैं बच्चों। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, और आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है। देखिए, जो आपका जियोग्राफी के आंसर्स होते हैं, या लैंग्वेज कह लीजिए, वो थोड़ा-सा टफ होता है। वहाँ पर आपको वर्ड्स को याद रखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, ठीक है? चलिए, ये क्वेश्चन हो गया इंग्लिश मीडियम में। अच्छा, इसी में आपको अथवा दे दिया है कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता है, तो नीचे वाला जो क्वेश्चन है, आप उसको अटेंड कर सकते हैं। इसके अथवा में देखिए क्या क्वेश्चन हमसे पूछा है कि कुटीर उद्योग से क्या तात्पर्य है? इसकी मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए, ठीक है? इसको इंग्लिश में इस तरह से कहेंगे हमें कि व्हाट इज़ मीन्ड बाय कॉटेज इंडस्ट्री, डिस्क्राइब इट्स मेन फीचर्स। तो कुटीर उद्योग के बारे में समझ लेते हैं। देखिए, कुटीर उद्योग उन उद्योगों को कहते हैं जिनमें लोग अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर स्थानीय कच्चे माल की सहायता से घर पर ही दैनिक उपयोग की वस्तुओं का निर्माण करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कई सारे फैमिलीज़ जो है घर पर ही कुछ छोटे-छोटे सामान बना लेते हैं, जैसे अगरबत्ती बना लेते हैं, ठीक है? अगरबत्ती बना लेते हैं इस तरह से घर पर ही, तो वो किसकी श्रेणी में आएगा? कुटीर उद्योग की श्रेणी में आएगा, ठीक है? अगरबत्ती के अलावा मैंने देखा है कई बारी घर पर जो फैमिलीज़ होती हैं, वो यहाँ पर जो गुड़िया होता है ना, गुड़िया वगैरह बनाते हैं। ठीक है? ये कुटीर उद्योग की श्रेणी में आएगा। घर पर ही और जो छोटी-छोटी चीज़ें बनाई जाती हैं, ये सब हमारा किसकी कैटेगरी में आ जाएगा? वो कुटीर उद्योग की कैटेगरी में आ जाएगा। और ध्यान रखिएगा, जो वस्तुएँ बनाई जाती हैं, वो दैनिक उपयोग की होती हैं, यानी कि डेली बेसिस पे हम लोग यूज़ करते हैं। गुड़िया वगैरह तो ख़ैर खेलने की चीज़ हो गई, ये भी आप कैटेगरी में ला सकते हैं, लेकिन अगरबत्ती हमारा मेन एग्ज़ाम्पल के रूप में आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अच्छा, कुटीर उद्योग की अगर बात करें, तो यहाँ पर पूँजी एवं परिवहन के साधन इन उद्योगों को प्रभावित नहीं करते। ना तो यहाँ पर हमें अधिक पूँजी यानी पैसे की ज़रूरत होती है, ना ही यहाँ पर हमें अच्छा खासा परिवहन के साधन की ज़रूरत है कि भैया बड़े-बड़े ट्रक चाहिए हमें, बड़े-बड़े इस तरह से, है ना? हम छोटे-छोटे ट्रक वग़ैरह जो होते हैं, या फिर छोटा हाथी जिसको आप कहते हैं, उससे कर सकते हैं। छोटा हाथी मतलब कि एक गाड़ी का नाम है जो हमारे इधर बहुत ज़्यादा फ़ेमस है, ठीक है? जो फैक्ट्री वग़ैरह में माल पहुँचाता है, या फिर बाइक से भी काम हो सकता है। तो यहाँ पर ना तो हमें ज़्यादा पूँजी की ज़रूरत है, ना ही ज़्यादा हमें परिवहन के साधनों की ज़रूरत है, यानी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की ज़रूरत है। कच्चा माल एवं बाज़ार दोनों ही स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हो जाते हैं। कुटीर उद्योगों की अगर बात करें, तो जो है यहाँ पर रॉ मटेरियल होता है, जिससे कि अच्छा खासा माल बनाया जाएगा, पक्का माल बनाया जाएगा, तो वो स्थानीय लेवल पर मिल जाते हैं। और जब यहाँ पर माल बन कर के तैयार हो जाता है, तो उसको बाज़ार भी यहाँ पर स्थानीय लेवल पर मिल जाता है। जैसे अगरबत्ती का एग्ज़ाम्पल लिया हमने, तो अगरबत्ती वगैरह बनाने के लिए जो कच्चा माल है, वो ईज़िली यहाँ पर स्थानीय लेवल पर मिल जाएगा। अब कच्चे माल से यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ पर अगरबत्ती बना दिया गया। अगरबत्ती जब बना दिया गया, तो उसको आसानी से बेचा जा सकता है। स्थानीय लेवल पर जो दुकानें होती हैं, उनको बेचा जा सकता है कि नहीं? बाज़ार में जाके बेच दो अगरबत्ती। तो ये चीज़ें हैं बच्चों, ठीक है? इसी
शक्ति चालित मशीन की आवश्यकता नहीं होती है, हाथ के साधारण औजार ही उपयोग में आते हैं, ठीक है? हाथ के जो साधारण औजार होते हैं, उसी से यहाँ पर काम किया जा सकता है, ठीक है? और कुटीर उद्योग की अगर मैं बात करूँ तो एक और एग्ज़ाम्पल आप समझ सकते हैं, अभी मेरे माइंड में आया। जैसे मैंने ना एक इंस्टाग्राम पे रील आई थी, उसमें देखा था कि एक घर के अंदर चमड़े से वस्तुएँ बनाई जा रही थी, ठीक है? छोटा एकदम वो था परिवार, वो चमड़े से वस्तु बना रहा था। एक घर के अंदर मैंने देखा कि जो मिठाई पर ऊपर से वो सिल्वर कलर की पन्नी नहीं डाली जाती, वो बिल्कुल पतली-सी जो पन्नी होती है, वो बनाया जा रहा था, ठीक है? तो ये सब कुटीर उद्योग के अंदर आप शामिल कर सकते हैं। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा एंड आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 23वां क्वेश्चन क्या है कि आर्थिक स्तर की दृष्टि से भारत की जनसंख्या को कितने वर्गों में बाँटा जा सकता है? तो आर्थिक स्तर की दृष्टि से भारत की जनसंख्या को 3 वर्गों में बाँटा जा सकता है। अच्छा कौन-कौन सा है? तो पहला देखिए मुख्य श्रमिक। ये मुख्य श्रमिक कौन होते हैं? तो यह वह व्यक्ति होते हैं जो 1 वर्ष में कम से कम 183 दिन काम जो है वो करते हैं। ठीक है? यहाँ कात लिख गया है। यहाँ पर काम आएगा बच्चों, ठीक है? 183 दिन तो काम करते ही करते हैं, ये मुख्य श्रमिक यानी कि मेन वर्कर्स कहलाते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए आपके पिताजी हो गए, आपके पापा क्या है 1 साल में कम से कम 183 दिन तो काम करते ही होंगे, तो ये मुख्य श्रमिक की कैटेगरी में आएँगे बच्चों, ठीक है? अगले होते हैं हमारे यहाँ पर सीमांत श्रमिक। सीमांत श्रमिक कौन होते हैं? ये वो व्यक्ति होते हैं जो व्यक्ति 1 वर्ष में 183 दिन से कम काम करते हैं, ये सीमांत श्रमिक कहलाते हैं। अक्सर ये वो लोग होते हैं ना जो दिहाड़ी मज़दूरी पर काम करते हैं, जिनको डेली बेसिस पर कहीं न कहीं दिहाड़ी पर जाना होता है, ठीक है? तो कई बारी इनको दिहाड़ी मिलता भी है, कई बारी नहीं मिलता है। मेरे इधर ही एक लेबर चौक है जहाँ मैं रहता हूँ, मेरे नियर बाय में, तो वहाँ पर मैं देखता हूँ बहुत सारे दिहाड़ी मज़दूर खड़े होते हैं, ठीक है? सुबह-सुबह आकर के वो खड़े हो जाते हैं और क्या होता है कि उनमें से कइयों को काम मिल जाता है, कइयों को काम नहीं मिलता है, उनको घर वापस लौट करके आना पड़ता है, ठीक है? तो उनको आप सीमांत श्रमिक की कैटेगरी में रख सकते हैं जो कि 1 साल में 183 दिन से कम काम करते हैं। क्लियर है बच्चों? चलिए, अगला होता है अश्रमिक। जो व्यक्ति बेरोज़गार होते हैं या होता है उसे अश्रमिक कहते हैं। मतलब बिल्कुल सिंपल सा है ये। तो भैया जो काम ही नहीं करता है, बेरोज़गार है कि नहीं? वो यहाँ पर अश्रमिक होगा। तो ये आपका यहाँ पर इस तरह से आप लिख सकते हैं। आर्थिक स्तर की दृष्टि से भारत की जनसंख्या को हम इन 3 वर्गों में बाँट सकते हैं, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इकोनॉमिक लेवल, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया कैन बी डिवाइडेड इंटू हाउ मेनी क्लासेस, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग मेन लेबर क्लास की बात कर लेते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद आपका मार्जिनल लेबर आएगा, फिर वर्कर्स आएँगे जो कि अनएम्प्लॉयड होते हैं, ठीक है? तो इस तरह से आप बाँट सकते हैं। वीडियो में अगर आप इस टाइमलाइन पर आ गए हैं, इसका मतलब ये है कि आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स को लेकर के काफ़ी सीरियस हैं। आप चाहते हैं कि आप एक भीड़ से अलग हो जाएँ और उन बच्चों की कैटेगरी में शामिल होना चाहते हैं, जो लिटरली टॉपर बन के निकलते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आप सैंपल क्वेश्चन पेपर ज़रूर लीजिए बच्चों, अपने एग्ज़ाम की तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए। देखिए, टॉपर बच्चे जो होते हैं ना, वो ऐसे ही स्टडी मटेरियल के तलाश में होते हैं कि कुछ लास्ट टाइम पे मुझे मिल जाए और मैं उसका फ़ायदा उठा कर के एक टॉपर बन जाऊँ, ठीक है? क्योंकि देखिए 2 तरह के बच्चे होते हैं यहाँ पर। एक वो बच्चे होते हैं जो सोचते रह जाते हैं कि चलो लूँगा, ठीक है और टाइम निकल जाता है। दूसरे होते हैं टॉपर बच्चे जो बिल्कुल स्मार्ट होते हैं दिमाग से। वो बोलते हैं भाई टाइम वेस्ट नहीं करना है क्योंकि लिमिटेड टाइम है मेरे पास, ठीक है? इस टाइम को कैसे मैं यूटिलाइज़ कर सकता हूँ। अब मैं तो 1 साल पढ़ा हूँ, ये टॉपर बच्चे की सोच बता रहा हूँ मैं आपको। वो सोचता है टॉपर बच्चा कि मैं तो 1 साल अभी पढ़ा हूँ और पहला बोर्ड एग्ज़ाम है। सर ने तो 10 साल पढ़ाया है बच्चों को, तो सर को कितना एक्सपीरियंस होगा, ठीक है? तो सर के एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठाते हैं, सर के सैंपल पेपर्स लेते हैं। 149 रुपीज़ क्या है? आज के टाइम पे अगर आप मोमोज़ खाने के लिए 2-3 दोस्त जाते हैं तो 100 डेढ़ सौ रुपए तो ऐसे ही खर्च हो जाते हैं। तो 100 डेढ़ सौ रुपए अगर आप खर्च करते हैं, ये 149 अगर आप पे करते हैं, तो ये एक गोल्डन अपॉर्च्युनिटी होगा आपके लिए। इससे आप अनलॉक कर सकते हैं टॉपर बनने के ट्रिक्स। मैंने काफ़ी कुछ बता रखा है सैंपल पेपर्स के अंदर, ठीक है? टिप्स एंड ट्रिक्स हो गया, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स हो गया, आंसर लिखते कैसे हैं, कैसे टीचर को इम्प्रेस किया जाता है, ठीक है? तो टॉपर बच्चा इन्हीं चीज़ों का फ़ायदा उठा लेता है और जभी वो टॉपर बन जाता है और लास्ट में सभी बच्चे क्लास के जाके उससे पूछते हैं कि यार तूने कैसे किया, कैसे किया? अब मन ही मन तो उसके चल रहा होता है कि मुझे पता है ना मैंने सर का एक्सपीरियंस यूज़ किया है और टॉपर बन गया हूँ, ठीक है? तो ये चीज़ें होती है बच्चों, अंदर की बातें हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो सैंपल पेपर्स को ज़रूर लीजिए, स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, इस पे कॉन्टैक्ट करके आप ले सकते हैं। अभी के टाइम पे 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा बच्चों आपको, जो कि कभी भी खत्म हो सकता है, ठीक है? और मेरी सलाह माने तो आप 4 सब्जेक्ट का एक साथ ले लीजिए जिसमें आपको 60 सैंपल पेपर मिलेगा विथ सॉल्यूशन के साथ, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम के अंदर, ठीक है? तो सैंपल पेपर लेकर के अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सेक्शन सी के अंदर जिसको हिंदी में आप खंड सी भी बोलते हैं,
जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसके अंदर हमसे लॉन्ग आंसर बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे या दीर्घ उत्तर आधारित प्रश्न जो होंगे वो पूछे जाएंगे। बेसिकली 5-5 नंबर के 5 मार्क्स के क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे और इनका आंसर आपको 120 टू 150 वर्ड्स यानी कि 120 से 150 शब्दों में देना है। तो चलिए देखते हैं क्या करके। यहाँ सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन पेपर का 24वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे कि नव निश्चयवाद ग्रिफिथ टेलर की देन है जो दो विचारधाराओं के मध्य संतुलन बनाने का प्रयास है, स्पष्ट करना है। तो देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा करके पूछा है। जिस बच्चे ने पढ़ रखा होगा वो तो बढ़िया तरीके से आंसर दे देगा, लेकिन जिसने नहीं पढ़ा होगा ना वो थोड़ा यहाँ कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि आपने अमूमन पढ़ा होगा संभववाद, यहाँ पर आपका निश्चयवाद, नव निश्चयवाद पढ़ा होगा, लेकिन क्वेश्चन को घुमा दिया है। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि नव निश्चयवाद ग्रिफिथ टेलर की देन है। यहाँ पर एक चीज समझ में आता है कि नव निश्चयवाद का जो संकल्पना है वो किसने दिया था, हमारा यहाँ पर ग्रिफिथ टेलर ने दिया था, ये ठीक है। उस अब यहाँ पर बोल रहा है कि उन्होंने दो विचारधाराओं के मध्य संतुलन बनाने का प्रयास किया है, ये आपको स्पष्ट करना है। तो देखो भैया कुछ भी नहीं है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको नव निश्चयवाद के बारे में एक्सप्लेन कर देना है। यहाँ पर आपका थोड़ा माइंड डाइवर्ट करने के लिए, घुमाने के लिए आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछा है। तो जब भी एग्जाम के अंदर कल ऐसा क्वेश्चन आ जाता है मान लीजिए, तो घूमने का जरूरत नहीं है कि सोचेंगे सर जी कहा गया, सर जी आपने तो कुछ और बताया था। ऐसा करने का जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ समझना है। क्योंकि देखो भाई यहाँ बोला है नव निश्चयवाद ग्रिफिथ टेलर की देन है, सही सही बात है बिल्कुल एकदम। और जो दो विचारधाराओं के मध्य संतुलन बनाने का प्रयास करता है, तो नव निश्चयवाद दो विचारधाराओं के बीच तो यहाँ पर संतुलन बैलेंस बनाने का प्रयास तो करता ही करता है। तो उसके बारे में यहाँ पर डिटेल में एक्सप्लेन कर देंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर देखिए क्या लिख रखा है कि विचारधारा के जनक जो है, ये जो हमारा नव निश्चयवाद की जो विचारधारा है इसके जो जनक है वो हमारे ग्रिफिथ टेलर महोदय जी है। यह विचारधारा पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभावनावाद के बीच के मार्ग को प्रस्तुत करती है। यह पर्यावरण को नुकसान किए बगैर समस्याओं को सुलझाने पर बल देता है। ये जो नव निश्चयवाद है ना, एक बीच का मार्ग होता है। जैसे कि मान लीजिए दो व्यक्तियों के बीच में लड़ाई हो रही है कि हाँ भाई यहाँ पर 1 करोड़ रुपए है, यहाँ पर 50 करोड़ मेरे को 1 करोड़ रुपए है, 50 लाख मुझे चाहिए और 50 लाख मुझे चाहिए, ये ऐसा बंटवारा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर लड़ाई हो रही है कि एक बंदा बोल रहा है नहीं मुझे 70 लाख दे दे, तू 30 लाख रख ले। तो यहाँ पर दिक्कत हो रहा है। तो एक तीसरा बंदा आएगा, वो बोलेगा कि अच्छा एक काम करो 40-40 लाख रुपए आप लोग रख लो, 80 हो जाएंगे, 20 लाख मैं रख लूंगा, ये एक बीच का मार्ग कर देता हूँ। तो दोनों इस पे एग्री हो गए। समझ रहे हैं ना आप? यानी कि जो दो आपकी विचारधाराएं होती हैं, दो थॉट्स होते हैं, उसमें एक तीसरा जो व्यक्ति आकर के सुलझाने का प्रयास करता है। जैसे आपने वो बिल्ली वाला और बंदर वाला कहानी सुना होगा। एक रोटी को क्या होता है, दो बंदर आपस में बांट नहीं पाते, फिर एक बिल्ली आती है तराजू पे तौल तौल के थोड़ा रोटी अपने खा लेती है, फिर थोड़ा उनको दे देती है, फिर अपने खा लेती है, फिर थोड़ा उनको दे देती है। तो इस तरह से तीसरा रास्ता वहां पर बिल्ली दिखाती है उनको। तो उसी प्रकार से यहाँ हमारे जो ग्रिफिथ टेलर जी है ना, उन्होंने क्या किया कि यहाँ पर पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद के बीच के मार्ग, बीच का रास्ता है ना, उसको प्रस्तुत किया। उन्होंने बोला कि पर्यावरण को नुकसान किए बगैर समस्याओं को सुलझाने पर बल देना चाहिए। साथ ही साथ और क्या बोला गया है यहाँ पर भैया कि पर्यावरणीय निश्चयवाद के अनुसार मनुष्य न तो प्रकृति पर पूरी तरह से निर्भर हो सकता है या हो रहा है, न ही प्रकृति से स्वतंत्र रह सकता है या रह रहा है। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि पर्यावरणीय निश्चयवाद ये कहता है कि जो मनुष्य, जो इंसान है, वो प्रकृति के ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट भी नहीं रह सकता और पूरी तरह से स्वतंत्र भी नहीं रह सकता। जाहिर सी बात है, अगर उसको अपना विकास करना है तो आप उसको यहाँ प्रकृति से थोड़ा अलग भी चलना होगा और प्रकृति के साथ साथ भी चलना होगा। और आगे क्या बता रखा है कि प्रकृति पर विजय पाने के लिए प्रकृति के ही नियमों का पालन करना एवं उसे विनाश से बचाना होगा। अगर हमें प्रकृति पर विजय पाना है, नेचर के ऊपर अगर हमें विजय पाना है, तो क्या करना होगा, हमें उसके नियमों को समझना होगा। जैसे हवाई जहाज बनाने के लिए हमने एरोडायनेमिक्स समझा कि हवाई जहाज जैसे पंछी उंछी यहाँ पर उड़ते कैसे हवा में, तो वो चीज हमने यहाँ पर करके दिखाया। तो उसी प्रकार से यहाँ पर बता रखा है कि अगर हमें यहाँ पर प्रकृति पर विजय पाना है तो प्रकृति के नियमों को समझना होगा। और आगे क्या बोल रहा है कि प्राकृतिक देनों का प्रयोग करते हुए प्रकृति की सीमाओं का ख्याल रखना चाहिए। उदाहरणार्थ औद्योगिकरण करते हुए जंगलों को नष्ट होने से बचाना, खनन करते समय अति दोहन से बचाव करना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि प्रकृति की जो देन है, जो प्रकृति ने हमें दिया है, उसका इस्तेमाल तो करो, लेकिन ना उसको बर्बाद मत करो पूरी तरह से। जैसे पेड़ हम लोग काट रहे हैं यहाँ पर कागज वगज बनाने के लिए या इस तरह से बनाने के लिए, तो पेड़ को काटो लेकिन और पेड़ लगा दो। एक कह लीजिए बहुत अच्छी बात मैंने सुनी अभी 1-2 दिन पहले इंटरनेट पे कि भाई जिस कागज पे हम लोग लिख करके बोलते हैं ना कि यहाँ पर पेड़ बचाओ, सेव ट्री, इस तरह से, तो वहां पर वो कागज बनता भी पेड़ को काट के ही है। सोच रहे हैं आप, कितना लॉजिकली बात बोला उस बंदे ने।
कि जिस कागज पे हम लोग लिख करके, जिस पोस्टर पे लिख करके बोलते हैं पेड़ बचाओ, वो कागज भी बन रहा है उसी पेड़ को काटने की वजह से। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर प्रकृति के जो चीजें हमें मिली है, प्रकृति जो चीजें हमें दे रही है, पेड़ पौधे, ये सारा हवा पानी, उन सब का इस्तेमाल करना है, लेकिन उसको नष्ट नहीं होने देना है। तो ये चीजें हमें कहाँ पता चलती है, नवनिश्चयवाद के अंदर पता चलती है, जो किसकी देन है, यहाँ पर ग्रिफिथ टेलर जी की देन है। ठीक है, ये आपको समझना होगा क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्टली पेपर में आ जाता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में आपका इस तरह से आएगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और आंसर जो आपको लिखना है वो कुछ इस प्रकार से लिखना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। 25वां क्वेश्चन यहाँ पर देखिए बच्चों, क्या पूछ रहे हैं हमसे कि संसार में जनसंख्या प्रवास के प्रमुख अपकर्ष कारकों का वर्णन कीजिए। प्रवास के अपकर्ष कारक गंतव्य स्थान को उद्गम स्थान की अपेक्षा अधिक आकर्षित बनाते हैं। ये कारण आपको बताने हैं कि कौन से कारण हैं, तो वो हमें यहाँ पर लिखना है। तो ये कारण निम्नलिखित है, इसको थोड़ा सा समझिए बच्चों। देखिए प्रवास क्या होता है, सबसे पहले इसको समझिए। इंग्लिश में जिसको आप माइग्रेशन बोलते हैं, जैसे कि आप देखेंगे एक बिहार का जो बंदा है, ठीक है, ज्यादातर वो लोग प्रवास करते हैं कहां पर, दिल्ली में, ठीक है, या फिर मुंबई में या चेन्नई में या कोलकाता में, इस तरह की जगहों पर प्रवास करते हैं। प्रवास करते क्यों है भैया, तो प्रवास करते हैं काम के अच्छे अवसरों के लिए, रहन सहन की अच्छी दशाओं के लिए, शांति व स्थायित्व के लिए, अनुकूल जलवायु और जीवन व संपत्ति की सुरक्षा के लिए। ये कारण है जिस कारण से लोग अपने गंतव्य, जहां मतलब उनको जाना होता है, वहां पर जाते हैं, अपने स्थान को छोड़ करके जहां वो रहते हैं। तो ये हमारा प्रवास का अपकर्ष कारक होता है। अपकर्ष मतलब अपनी ओर आकर्षित करना। तो यहाँ कोई बिहार का बंदा, या मैं एग्जांपल के लिए बताया हूं, जैसे यूपी के भी होते हैं, कई सारे राज्यों के लोग प्रवास करते हैं, माइग्रेट करते हैं। क्यों करते हैं भाई, क्योंकि उनको काम का अच्छा अवसर मिले। मान लीजिए गांव में अगर वो काम कर रहा है तो उसको 5 से 10 हजार रुपए ज्यादा से ज्यादा दे देगा। वही काम वो शहर में जाके करेगा तो उसको 25 से 30 हजार रुपए मिलेगा, तो वो शहर में जाना प्रेफर करता है। रहन सहन की अच्छी दशाएं हैं, गाँव में उतना रहन सहन के लिए अच्छा नहीं होता है, लेकिन शहरों में जाएंगे तो उनको इजिली रहने सहने के लिए अच्छी दशाएं मिल जाएंगी, इसलिए वो जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर और किस लिए प्रवास करते हैं, शांति व स्थायित्व के लिए। कई बार जहां वो रह रहे होते हैं वहां उनको उतना शांत माहौल नहीं मिल पाता है, वो चाहते हैं कि कहीं दूसरी जगह जाकर के आराम से रहे। वहां जहां मान लीजिए जैसे पहाड़ी एरिया में कई गांव होते हैं, जहां पर उत्तराखंड जैसे जगहों पे, वहां पर उतना जलवायु अच्छा नहीं होता है, तो वो चाहते हैं कि ऐसी जलवायु में जाए जहां पर उनको मतलब एक प्रॉपर रहने सहने का अच्छा साधन मिल सके। जैसे दिल्ली में आएंगे आप, तो दिल्ली में क्या है, आपको बारिश भी मिलेगा, गर्मी भी मिलेगा, आपको पूरा हर मौसम मिलेगा, ठंडी उंडी सब मिलेगा। लेकिन अगर आप मान लीजिए कश्मीर चले गए, वहां ज्यादातर ठंडी देखने को मिलेगा, ठीक है, या फिर आप उत्तराखंड चले जाइए, वहां पर भी आपको ज्यादातर बारिश ठंडी देखने को मिलेगा, क्योंकि पहाड़ी एरिया है। तो इसीलिए लोग ऐसे स्थान पर जाना चाहते हैं जो मैदानी क्षेत्र हो, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता आदि। जीवन व संपत्ति की सुरक्षा मिले। भाई अगर कहीं भी जा रहे हैं, कोई शहर में जा रहे हैं, तो वहां जीवन का, संपत्ति का सुरक्षा उनको मिल जाता है, इसलिए भी उन लोग जो है प्रवास करते हैं। तो ये सारे कारक कौन से कारक हो गए, हमारे प्रवास के अपकर्ष कारक हो गए। प्रवास का प्रतिकर्ष कारक भी होता है, वो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि प्रवास का प्रतिकर्ष कारक क्या होता है। यहाँ पर देखता हूं कितने बच्चे कमेंट सही करके बताते हैं। जिस बच्चे का कमेंट सबसे सही होगा और सबसे पहले आएगा, उसको मैं हार्ट का यानी दिल का सिंबल दे दूंगा, जिससे और भी बच्चे पता कर सके कि बच्चे ने सही कमेंट, यहाँ पर सही आंसर दिया है, सही कमेंट किया है। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आ जाता है। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और जो आंसर आपको लिखना है वो कुछ इस प्रकार से लिखना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। 26वां क्वेश्चन यहाँ पर देखिए बच्चों, क्या पूछ रहा है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार में विश्व व्यापार संगठन की भूमिका, उसकी आलोचना के साथ स्पष्ट आपको करना है। विश्व व्यापार संगठन, जिसको आप इंग्लिश में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं, इसको थोड़ा सा समझिए। यहाँ पर थोड़ा सा देखिए और समझिए। यहाँ पर मैंने वर्ल्ड मैप खोल लिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है हमारा प्यारा भारत। अब मान लीजिए हमारे प्यारे भारत को किसी देश के साथ व्यापार करना है, सपोज दैट मान लीजिए इंडिया को चाइना के साथ व्यापार करना है, ठीक है, यानी इन दोनों देशों को आपस में व्यापार करना है। तो ये जो व्यापार करेंगे ना, ये सारी पॉलिसीज खुद से निर्धारित नहीं कर सकते। यहाँ पर पॉलिसी कौन निर्धारित करेगा, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। सपोज दैट मान लिए कि यहाँ पर हमने एक सामान बेचा चाइना को 100 रुपए का, ठीक है, 100 रुपए का सामान बेचा, तो उस पर कितना रुपए टैक्स लगेगा और क्या कितना सामान हम लोग बेच सकते हैं इंटरनेशनली, वो सारा कौन डिसाइड करता है, वो सब डिसाइड करता है WTO। चाहे आप मान लीजिए इंडिया को अफगानिस्तान के साथ ट्रेड करना हो, ईरान के साथ ट्रेड यानी व्यापार करना हो, इराक के साथ, सीरिया के साथ, टर्की के साथ,
या फिर आपका यमन, सऊदी हो गया, यूनाइटेड अरब अमीरात यानी दुबई हो गया, कहीं पर भी व्यापार करना है किसी भी दो देश को, तो उसके लिए जो नियम कायदे कानून है इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, वो कौन बनाता है? हमारा यहाँ पर बनाता है WTO। थोड़े बहुत रूल सभी देश अपने हिसाब से बना सकते हैं, लेकिन ज्यादातर जो कानून है, क्या है बच्चों, ज्यादातर जो कानून है वो हमारा WTO बनाता है। ठीक है, तो सभी देशों को उसका पालन करना होता है, जो भी उसके मेंबर कंट्रीज होते हैं, ये हमारा WTO जो है काम करता है। यानी कि एक बार दोबारा से बता देता हूं, इंटरनेशनली अगर किसी भी दो देश को आपस में व्यापार या ट्रेड करना है, तो उसके लिए कायदे कानून कौन बनाता है भैया? वो बनाता है WTO। ये आपको समझ में आ गया। व्यापार संगठन के इतिहास के बारे में थोड़ी बहुत बातें कर लेते हैं। जैसे कि विश्व व्यापार संगठन की नींव जो थी वो गेट से रखी गई थी। गेट वो जो दरवाजा हम लोग लगाते हैं वो वाला गेट नहीं, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड ऑन टैरिफ के रूप में इसको स्टैब्लिश किया गया था। इसकी स्थापना की गई थी सन 1948 के अंदर, लेकिन बाद में इसको चेंज कर दिया गया 1995 यानी 1995 के अंदर विश्व व्यापार संगठन के रूप में इसको परिवर्तित कर दिया गया। जैसे कि परिवर्तित हो गया बेसिकली, क्योंकि देखिए जैसे आप यूएनओ के बारे में पढ़े होंगे, यूएनओ पहले क्या था? लीग ऑफ नेशन था। लीग ऑफ नेशन टूटा, उसके बाद हमारा क्या बन गया? यूएनओ बन गया। यानी कि यूएनओ लीग ऑफ नेशन का उत्तराधिकारी है। तो उसी प्रकार से विश्व व्यापार संगठन जो आपका WTO है वो गेट का उत्तराधिकारी है, ये आप समझ सकते हैं। और ये आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कब बना था? 1995 के अंदर यहाँ पर हमारा बना था। उससे पहले ये क्या था? आपका 1948 में स्टैब्लिश हुआ गेट था, यानी जनरल एग्रीमेंट ट्रेड ऑन टैरिफ था। ठीक है, इसका काम समझ में आ गया आपको, और इसके बारे में थोड़ी सी भूमिका बता दी। यहाँ पर थोड़ी और बातें कर लेते हैं इसके बारे में। देखिए यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया, वही चीज आपका किताबी लैंग्वेज में यहाँ लिख करके बता रखा है कि विश्व व्यापार संगठन एकमात्र ऐसा अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो राष्ट्रों के मध्य विवादों का निपटारा करता है। यह संगठन दूर संचार और बैंकिंग जैसी सेवाएं तथा अन्य विषयों जैसे बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापार को भी जो है सो कि अपने कार्यों में सम्मिलित करता है। ये सब काम किसका है? ये सब काम आपका WTO का है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया। इसके आगे देखिए यहाँ पर इसकी आलोचना क्यों की जाती है? आलोचना लोकल लैंग्वेज में बोलूं तो बेइज्जती क्यों की जाती है? जैसे हम लोग होता है ना, जैसे स्कूल में होता है, जैसे एक छोटा दोस्त है, एक बड़ा दोस्त है, या फिर दो दोस्त आपस में क्या करते हैं? एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं, बेइज्जती करते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पूरे वर्ल्ड लेवल पे WTO की बेइज्जती की जाती है, यहाँ पर आलोचना की जाती है। वो क्यों की जाती है उसको थोड़ा सा समझिए। देखिए WTO ने मुक्त व्यापार एवं भूमंडलीकरण को बढ़ावा दिया। भूमंडलीकरण का मतलब होता है ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। वैश्वीकरण को भूमंडलीकरण भी कह देते हैं। WTO ने आपका मुक्त व्यापार यानी कि फ्री ट्रेड और साथ ही साथ आपका भूमंडलीकरण यानी कि वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया है, जिसके कारण क्या हुआ है? धनी देश और धनी होते जा रहे हैं और गरीब देश और गरीब हो रहे हैं। तो ये एक कारण है जिस कारण से क्या हो रहा है? पूरी दुनिया के ज्यादातर देश जो है आपका WTO विश्व व्यापार संगठन की आलोचना कर रहे हैं। अभी ले लीजिए ना, अभी कोरोना का टाइम चल रहा था, अभी यूक्रेन रशिया का जब युद्ध हुआ था तो क्या हुआ था? पूरे दुनिया में गेहूं जो था ना उसका शॉर्टेज हो गया था। अब गेहूं का शॉर्टेज हो गया तो गेहूं के शॉर्टेज में इंडिया क्या बोला कि हम गेहूं पूरी दुनिया को बेचेंगे, हमारे पास इतना गेहूं है, इतना गेहूं है तो हम लोग बेचेंगे। लेकिन वहां पर WTO आ गया, वो बोला आप इतना गेहूं बेचिए नहीं सकते हैं भाई। क्यों? क्योंकि हमारे नियम और कायदे कानून के खिलाफ है। तो यहाँ पर इंडिया को गुस्सा आया कि भाई तुम जितना गेहूं चाहो उतना बेच लो, जो सामान चाहो पूरी दुनिया में बेच लो, लेकिन जो विकासशील देश है या फिर गरीब देश है वो अगर बेचने जाएंगे तो तुम्हारा नियम कायदा कानून आ जाता है। तो ये चीज तो गलत है। तो यहाँ पर वही चीजें बताया गया है कि इस वैश्वीकरण के दौर में WTO ने वैश्वीकरण को और जो मुक्त व्यापार है उसको बढ़ाने के लिए तो बहुत ज्यादा मदद किया है, लेकिन धनी देश इससे और धनी होता जा रहा है। अमेरिका, यूरोप के जो देश है ये सब और अमीर होते जा रहे हैं, और जो गरीब देश है वो और गरीब होते जा रहे हैं। तो एक ये कारण है कि जो WTO है उसका विरोध हो रहा है, आलोचना हो रही है। विकसित देशों ने अपने बाजार को विकासशील देशों के उत्पादों के लिए नहीं खोला है, एक ये भी कारण है कि इसकी आलोचना हो रही है। जो आपका जैसे इंडिया है, इंडिया में क्या है? कोई भी देश आए अपना प्रोडक्ट बेचे और जा सकता है, बस गवर्नमेंट से लाइसेंस वाइसेंस ले ले अपना वो, ठीक है। लेकिन जो विकसित देश है जैसे कि अमेरिका हो गया, आपका यूरोप के देश हो गया, आपका जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड, ऐसे जो देश हो जाएंगे, वहां पर पूरी तरह से बाजार ओपन नहीं है। आप जाएंगे तो 50 तरह का झमेला उमेला लगेगा, 50 तरह का यहाँ पर कागज लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ। कई बार तो वो लोग परमिशन भी नहीं देते कि आप अपना सामान हमारे देश में बेच सकते हैं। तो ये एक कारण है जिस कारण से WTO की आलोचना करते हैं लोग। यानी कि जैसे भारत जैसे जो देश थे वो 1991 से पहले ऐसा ही काम करते थे, दूसरे देशों की कंपनियों को आने नहीं देते थे। लेकिन WTO और ये सब हमारा जो कुछ पॉलिसीज था उसको चेंज करके हमने तो अपना लिया कि सारी दुनिया आकर के सामान बेच सकती है। लेकिन जो विकसित देश है वो विकासशील देशों को अभी भी अपना देश में सामान बेचने नहीं देते हैं। तो ये एक कारण है जिस कारण से
हमारा यहाँ पर जो आपका WTO है ना, उसका यहाँ पर आलोचना किया जाता है। इस संगठन में केवल कुछ प्रभावशाली राष्ट्रों का वर्चस्व देखने को मिलता है। अमेरिका जैसे देशों का ज्यादा से ज्यादा दबदबा देखने को मिलता है। एक ये कारण है कि इसका क्या हो रहा है, आलोचना हो रहा है WTO का। और क्या है भैया, यहाँ पर आपका WTO पर्यावरणीय मुद्दों, बाल श्रम, श्रमिकों के स्वास्थ्य व अधिकारों की अपेक्षा करता है। ठीक है, तो ये भी एक कारण आप लिख सकते हैं जिस कारण से WTO की यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है इसकी आलोचना होती है। तो ये कुछ बेसिक बातें रही जो आपको लिखनी है आंसर के अंदर। और अगर ये क्वेश्चन आ गया तो इसी प्रकार से आंसर आप लिख दीजिएगा, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे बच्चों। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक्सप्लेन द रोल ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इन इंटरनेशनल ट्रेड विथ इट्स क्रिटिसिज्म। तो आप यहाँ पर एक क्वेश्चन देख सकते हैं, आंसर जो आपको लिखना है वो कुछ इस प्रकार से लिखना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसका क्रिटिसिज्म क्यों किया जाता है, इसका मजाक क्यों उड़ाया जाता है, या मजाक काइंड ऑफ कह लीजिए, आलोचना क्यों की जाती है, मजाक तो नहीं आलोचना बोलूंगा, बेइज्जती क्यों की जाती है, वो इस तरह से की जाती है। ठीक है, क्योंकि ये ज्यादातर रिच कंट्रीज को और रिच बनाता जा रहा है, यानी अमीर देश और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब देश और गरीब होते जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं। इसी क्वेश्चन के अथवा में आप देखेंगे तो एक और क्वेश्चन आपको दे दिया है, यानी कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता तो नीचे वाला क्वेश्चन आप अटेंड कर सकते हैं। इसके अथवा में देखिए बच्चों क्या क्वेश्चन हमसे पूछा है, और लिख लीजिए, ये क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है। या तो आपसे स्वेज नहर पूछ लेगा या पनामा नहर पूछ लेगा भैया, लेकिन क्वेश्चन आता है कई बारी। पिछले 10 साल का आप CBSE का बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, बहुत बार ये क्वेश्चन आ रखा है। क्वेश्चन क्या है उसको थोड़ा सा समझिए यहाँ पर, कि मनुष्य निर्मित उस महत्वपूर्ण नौ परिवहन नहर का नाम बताइए जो भूमध्य सागर और लाल सागर जो है ना उसको जोड़ती है, और इस नहर की कोई 4 विशेषता भी बतानी है। तो यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा करके पूछा है, लेकिन यहाँ पर हिंट भी दे दिया है कि ये जो आपका कह लीजिए नहर है, ये भूमध्य सागर और लाल सागर को भी जोड़ता है। तो ये नहर कौन सा है हमारा, यहाँ पर स्वेज नहर। 2 नहर के बारे में हमेशा पेपर में पूछ लेता है, एक तो स्वेज नहर हो गया, एक आपका पनामा नहर हो गया। ठीक है, पनामा नहर बेसिकली। इसकी विशेषताओं की अगर हम लोग बात करें स्वेज नहर की, तो ये जो नहर है इसका निर्माण हुआ था 1869 में मिस्र में हुआ था। ठीक है, 1869 में मिस्र में इसको बनाया गया था। यह नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, क्वेश्चन के अंदर भी हमें दे रखा था। यह नहर जो है आपका लगभग 180 किलोमीटर लंबा है, 11 से 15 मीटर गहरा है ये। ठीक है, यानी कि ये जो नहर है 180 किलोमीटर लंबा है भैया। और यहाँ पर गहराई कितनी है इस नहर की, वो है हमारा 11 से लेकर के 15 मीटर तक की गहराई है इस नहर की। इस नहर के द्वारा यूरोप तथा दक्षिण एशिया व ऑस्ट्रेलिया के मध्य की दूरी को जो है उत्तर महासागर अंतरिक्ष मार्ग की तुलना में कम हुई है। ये यहाँ पर बताने का मतलब ये है कि जो यहाँ पर आपका यूरोप है, दक्षिण एशिया है और ऑस्ट्रेलिया है, इसके बीच की जो दूरी है ना वो कहीं ना कहीं कम हुई है इस नहर के थ्रू। इस नहर में प्रतिदिन 100 जलयान आवागमन करते हैं, यानी कि 100 जहाजे या कुछ इस तरह के कंटेनर वगैरह लोड किए हुए जो नाव होते हैं आते जाते हैं। नील नदी से नौगम्य ताजा पानी की नहर भी स्वेज नहर से मिलती है। तो इस नहर के बारे में कुछ इस तरह से आप विशेषता लिख सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की श्रेणी में इसको रखना चाहूंगा। पेपर में भैया आ सकता है, बहुत ज्यादा चांस है इस क्वेश्चन का आने का। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है बच्चों तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। जितना ज्यादा आप वीडियो को लाइक करते हैं ना उतना ज्यादा मोटिवेशन हमारा बढ़ता है अंदर से वीडियोस को बनाने के लिए। अगर आप 1 लाइक करते हैं ना तो इससे हमारा बहुत मोटिवेशन बढ़ता है, मन करता है, अंदर से एक फील आता है जय सर क्या कर रहे हैं आप, व्हाट्सएप फेसबुक ये क्या चला रहे हैं, चैटिंग वेटिंग क्या कर रहे हैं। इधर बच्चे आपसे चैट करना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में, आप उधर आप जो है लगे हुए अपने दोस्त के साथ चैटिंग करने में। वीडियो बनाइए ना जय सर क्या कर रहे हैं, तो आप लाइक कीजिए। हमारा मोटिवेशन का जो लेवल है भैया बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है कि चांद मंगल तक पहुंच जाता है हमारा मोटिवेशन का लेवल। आप लाइक जरूर किया कीजिए वीडियोस को। ठीक है, इसके नीचे चले तो सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ स्वेज कैनाल के बारे में आपको बताना है, ये आप देख सकते हैं इस तरह से, जैसे कि इसको कब बनाया गया था 1869 में, 1869 में इजिप्ट में बनाया गया था इस कैनाल को। और ये जो है आपका यहाँ पर इस तरह से जोड़ता है रेड सी को आपका मेडिटेरियन सी से। और यहाँ पर 180 किलोमीटर लंबा है, 11 से 15 11 टू 15 मीटर डीप है ये कैनाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है दूरी को कम करने में, डिस्टेंस को कम करने में। 100 शिप्स ट्रेवल करती है डेली इस कैनाल से।
छठा पॉइंट है कि ये इसके अंदर जो फ्रेश वाटर है कैनाल के अंदर वो भी आता है, नील नदी से नौगम्य ताजे पानी की जो झील है वो भी आकर के इसके अंदर मिलती है। तो इस प्रकार से आंसर आप लिख सकते हैं। इसके आगे चलें तो अब हम लोग आ गए हैं 27वें क्वेश्चन के अंदर। 27वां क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए थोड़ा सा। पत्तनों को अंतरराष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार क्यों कहते हैं ये आपको बताना है। तो इसको थोड़ा सा ना मैप की सहायता से मैं आपको सबसे पहले तो ये समझिए बच्चों कि यहाँ पर आपका पत्तन होता क्या है। देखिए पत्तन जो आपका होता है उसको इंग्लिश में आप लोग पोर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? इंग्लिश में उसको आप लोग बोलते हैं पोर्ट। ठीक है, अब ये पोर्ट क्या होता है इसके लिए मैंने एक वीडियो लाया हूं आपके लिए, अब वो वीडियो देखिए। यहाँ पर ये देख रहे हैं, यहाँ पर पोर्ट ये होता है कि जो बड़े बड़े कंटेनरों में सामान लाते हैं ना, वो समुद्र के किनारे इस तरह से एक पत्तन बनाया जाता है, पोर्ट बनाया जाता है, जहां पर ये खड़े होते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, इसके अंदर या तो सामान आप लोड कर सकते हैं या तो सामान इसमें से उतार सकते हैं। तो समझ में आ रहा है आपको पत्तन क्या होता है? पत्तन ये होता है, एक पोर्ट होता है आपका, जहां पर क्या होता है बड़े बड़े सामान जो है आप रख सकते हैं। देख रहे हैं कितने ज्यादा क्वांटिटी में सामान यहाँ पर रखा जा रहा है। आपके हाथ में जो फोन है, एमआई का, रियलमी का, सैमसंग, वीवो का, वो भी उसके भी पार्ट पुर्जा कहीं ना कहीं से वो इंपोर्ट होकर के ही आया है। तो जो दुनिया में 80% जो व्यापार होता है ना भैया, वो समुद्री मार्गों से होता है। ये आप देख रहे हैं, ये आप अपनी स्क्रीन पर, इस तरह से ही सामान जो है एक देश से दूसरे देश में भेजा जाता है और प्राप्त किया जाता है। अब ये जो पोर्ट है आपका, जो पतन होता है, ये क्या सुविधा प्रदान करते हैं? ये भंडारण की भी सुविधा प्रदान करते हैं। देख रहे हैं कितना सारा माल यहाँ पर स्टोर करके रखा गया है। साथ ही साथ ये देख रहे हैं इतना ज्यादा माल, क्वांटिटी सोचिए, एक एक जो कंटेनर होता है ना भैया, उसमें बहुत ज्यादा माल जो होता है। आप यहाँ पर देखेंगे, आप देखेंगे तो बिल्कुल कम मात्रा में आपको लगेगा यार कितना छोटा छोटा डब्बा रख रखा है, ये तो हम अपने हाथ में ही पकड़ सकते हैं, इतना छोटा छोटा माल का डब्बा लगेगा। लेकिन एक्चुअली में ये जो डब्बे होते हैं ये बहुत बड़े बड़े होते हैं और इसमें माल बहुत ज्यादा मात्रा में रखा जाता है। समझ में आ रहा है आपको? तो पत्तन जो होते हैं उसको अंतरराष्ट्रीय व्यापार का प्रवेश द्वार इसीलिए कहते हैं क्योंकि पत्तनों को हम लोग क्या कर सकते हैं, भंडारण के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सामान का वहां पर भंडारण कर सकते हैं। साथ ही साथ वहां पर से हम लोग सामान को कहीं दूसरे देश में बेच सकते हैं समुद्र मार्गों के थ्रू, और दूसरे देश से प्राप्त कर सकते हैं। इंडिया के मैप से भी इसको थोड़ा सा समझिए। मान लीजिए कि मैं एक व्यापारी हूं और मुझे कोई सामान जो है दुबई में बेचना है, जैसे मैं सोना चांदी बेचता हूं तो दुबई में बेचना है, इंडिया में बेचूंगा तो वही सोने का मुझे 1000 रुपया मिलेगा, ठीक है, या 1 लाख रुपए मिलेगा। ठीक है, 1 2 3 4 5, हाँ 1 लाख हो गया ना। अब मान लीजिए वही सामान मैं यहाँ पर कहाँ बेचता हूँ, दुबई में बेचता हूँ, तो मुझे कितना मिलेगा, यहाँ पर 10 लाख रुपए मिलेगा। तो ये मुझे प्रॉफिट हो रहा है भाई दुबई में बेचने में, तो मैं क्या करूंगा, दुबई में वो सामान बेचूंगा। अब मैं क्या करूंगा, उस सामान को बेचने के लिए जहां मैं रहता हूं, जैसे मान लीजिए मैं रहता हूं दिल्ली में, तो दिल्ली से क्या करूंगा, उस सामान को लेकर आऊंगा पोर्ट पर, कोई सा भी पोर्ट जो नियरेस्ट मेरे पोर्ट होगा या पत्तन होगा वहां पर मैं लेके आऊंगा, और वहां से क्या करूंगा, सामान को लोड करूंगा जहाज में, और लोड करके उसको कहां ले जाऊंगा, दुबई में ले जाऊंगा, और दुबई में उसको बेच दूंगा। तो यहाँ पर मेरे को प्रॉफिट हो गया। अब वही दुबई से कोई सामान आना है तो दुबई से यहाँ पर सामान लोड होकर के आएगा, और जो इंडिया का नियरेस्ट पोर्ट होगा वहां पर आकर के वो सामान अनलोड कर देगा। तो यहाँ पर अनलोड और लोडिंग की प्रक्रिया जिस जगह पे होती है वो होता है हमारा पत्तन। इसलिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार का प्रवेश द्वार जो होता है हमारा क्या होता है, पत्तन होता है बच्चों। आई होप कि आपको समझ में इसी क्वेश्चन का आंसर आप किताबी लैंग्वेज में देख लीजिए, इस तरह से दिया हुआ है आपका कि समुद्री पत्तन अंतरराष्ट्रीय व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मैंने आपको बताया, इसीलिए इन्हें अंतरराष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार कहते हैं। पत्तन जहां जहाज के लिए गोदी, सामान उतारने, लादने व भंडारण की सुविधा प्रदान करते हैं। जो पत्तन यानी पोर्ट्स होते हैं, पत्तन अपने पृष्ठीय प्रदेशों से वस्तुएं इकट्ठा करने का काम करते हैं, जहां से उन वस्तुओं को अन्य स्थानों पर भेजा जाए। मैंने आपको बताया ना, मान लीजिए मैं दिल्ली में रहता हूं, दिल्ली से मैं क्या करूंगा, सामान इकट्ठा करके नियरेस्ट मेरा जो पोर्ट होगा वहां पर ले जाऊंगा, और उस पोर्ट से किसी और कंट्री के अंदर वो सामान को क्या कर सकते हैं, हम लोग भेज सकते हैं, बेच सकते हैं। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इतना बेटर तरीके से आपको समझाया है। वैसे तो हर एक क्वेश्चन ही समझाता हूँ भाई। चलिए इसी बात पे लाइक कर दो यार, बहुत मेहनत लगता है वीडियोस को बनाने में, लाइक जरूर किया कीजिए, वीडियोस को बहुत मोटिवेशन मिलता है। चलिए यहाँ पर यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा कि व्हाई पोर्ट्स कॉल्ड गेटवेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो आपको जो आंसर लिखना है वो कुछ इस प्रकार से लिखना है, ये आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, 28वां क्वेश्चन। ये मैंने सैंपल पेपर नंबर 1 जो बनाया था उसके अंदर ये क्वेश्चन जो है मैंने डिस्कस किया था आपसे। क्वेश्चन है हमारा कि कृषि में भारतीय किसानों के सामने आने वाली किन्हीं 5 समस्याओं का विश्लेषण आपको करना है। जब एक किसान जो है, फार्मर जो है, खेती करता है, अपने खेत पर अनाज उगाता है, तो उस अनाज को उगाने में, उसके खेत पर वो जो अनाज उगता है उसको उगाने में क्या क्या समस्याएं आती है। तो सबसे पहले समस्या जो आती है, मानसून की समस्या आती है।
मानसून की समस्या मतलब कि हमारे यहाँ पर आज भी उतना सिंचाई के लिए पानी अवेलेबल नहीं है। ये नहीं कि हर किसी के पास बिजली है और तुरंत वो पंपी सेट से पानी खींचा और तुरंत जो है अपने खेत में पानी डाल दिया, वो नहीं होता है। आज के टाइम पे भी बहुत सारी जगहों पे ऐसा नहीं देखने को मिलता है, खास करके पिछड़े हुए गांव जो है वहां पर। तो लोग आज भी भारत के अंदर यहाँ पर मानसून के ऊपर डिपेंड रहता है कि हाँ बारिश का मौसम आएगा तो हम लोग खेत में जो है पानी चला जाएगा। तो ये अनियमित मानसून पर निर्भरता जो है ना एक किसानों की बहुत बड़ी समस्या है, भारतीय किसानों की। कम उत्पादकता, जितना लोग सोचते हैं, जितना किसान लोग सोचते हैं कि हाँ मेरे खेत में जो है 100 किलो चावल उगेगा, 1000 किलो चावल उगेगा, उतना उगता ही नहीं है, उससे कम उगता है और लागत ज्यादा लग जाती है। तो एक ये बहुत बड़ी समस्या है। वित्तीय संसाधनों और ऋणग्रस्तता की बाधाएं, यहाँ पर अगर मान लीजिए किसान को 10 लाख रुपए का लोन चाहिए तो कोई जल्दी उसको लोन देवे नहीं करता है। बैंक में जाएगा, बैंक वाले बोलेंगे अरे नहीं दे सकते लोन। हाँ, सरकार ने बहुत सारे नियम कायदे कानून लगा रखे हैं कि हाँ आप लोन दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जल्दी कोई बैंक यहाँ पर 10 लाख रुपए का 5 लाख रुपए का लोन किसानों को नहीं देना चाहता है। वही लोन किसी फैक्ट्री वाले को तुरंत दे देगा, अरे लीजिए भैया फैक्ट्री लगाइए एकदम, क्योंकि उनको पता है कि मान लीजिए अगर फैक्ट्री नहीं चला तो बाद में उस फैक्ट्री को हम लोग क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं। लेकिन किसानों को लोन इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि मान लीजिए किसानों को लोन दे दिया और उनकी फसल जो है बर्बाद हो गई, क्या हो गई, बर्बाद हो गई। मान लीजिए भगवान ना करे उनकी फसल जो है बर्बाद हो जाए तो वो पैसा अपना कैसे रिकवर करेंगे, क्योंकि बैंक्स को अल्टीमेटली प्रॉफिट चाहिए, इसीलिए वो जल्दी किसानों को लोन नहीं देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये एक भारतीय किसानों की बहुत बड़ी समस्या है। इसलिए क्या होता है, उनको साहूकारों से 10%, 15%, 20% पे लोन लेना पड़ता है। मतलब 100 रुपए का लोन लिया मान लीजिए, या 1000 रुपए का लोन लिया, तो उस पर उसका जो ब्याज लग रहा है 5%, 10%, 20% तक का ब्याज यहाँ पर लगता है। ठीक है, तो एक ये बहुत बड़ी समस्या है। तक क्या बोल दिया मैंने चलिए, यहाँ पर अगला पॉइंट है कि भूमि सुधार का अभाव है। जो भारत के जो किसान हैं जो खेती करते हैं तो उनकी भूमियों में बहुत सारी दिक्कत समस्याएं रहती हैं। तो उसके लिए जो कानून बनाए गए हैं कि भूमि सुधार के लिए कार्यक्रम चलाए जाएंगे, वो भी चीजें हमें नहीं देखने को मिलती है, जिस कारण से क्या होता है, यहाँ पर भारतीय किसानों के सामने कई समस्याएं उत्पन्न होती है। व्यावसायीकरण का अभाव देखने को मिलता है, विशाल बेरोजगारी देखने को मिलता है। तो ये कुछ पॉइंट है जो आप लिख सकते हैं, भारतीय किसानों के समक्ष आती है यहाँ पर। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ये भारतीय किसानों के सामने आने वाली 5 समस्याएं बोला था मैंने, 6 लिख दिया आपके लिए। यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा कि एनालाइज एनी 5 प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय इंडियन फार्मर्स इन एग्रीकल्चर। तो इस तरह से आपको लिखना है, जैसे कि यहाँ पर मानसून के ऊपर डिपेंड रहना, लो प्रोडक्टिविटी होना, उनको पैसा उसे ना देना, इस तरह से लैक ऑफ रिफॉर्म, लैंड रिफॉर्म्स, साथ ही साथ कमर्शियलाइजेशन वाली जो फसलें होती है वो ना उगाना, बहुत ज्यादा बेरोजगारी होना। तो ये कुछ समस्याएं आप लिख सकते हैं। इसी क्वेश्चन के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक अथवा दे दिया है, एक चॉइस दे दिया बेसिकली, कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता तो नीचे वाला क्वेश्चन आप अटेंड कर सकते हैं। इसके अथवा में, इसके चॉइस में क्या क्वेश्चन है कि भारत में जल संभर प्रबंधन और वर्षा जल संग्रहण, धरातलीय जल संसाधनों के दक्ष प्रबंधन और संरक्षण की विधियां किस प्रकार है, ये आपको स्पष्ट करना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आ चुका है। क्वेश्चन क्या है हमारा कि भारत में जो जल संभर प्रबंधन है, जल संभर मतलब कि पानी को एक तरह से बचाना और उसका इस्तेमाल करना विभिन्न रूपों में, वर्षा जल संग्रहण यानी पानी जो बारिश के थ्रू पानी आता है उसका संरक्षण करना, धरातलीय जल संसाधनों के दक्ष प्रबंधन, धरातलीय जल संसाधन मतलब कि जो हमारा ग्राउंड वाटर लेवल है उसको बचा करके रखना। ये विधियां किस प्रकार की हैं ये आपको स्पष्ट करना है। क्वेश्चन का जो आंसर आपको लिखना है वो कुछ इस प्रकार से लिखना है कि जल संभर प्रबंधन जो होता है वो जल संभर प्रबंधन द्वारा बहते जल को रोका जाना होता है। इसमें क्या होता है कि इसके द्वारा भौम जल का संचयन और पुनर्भरण अनेक विधियों जैसे अंतःस्रवण हो गया, तालाब हो गया, पुनर्भरण से किया जाता है। कहने का मतलब यह है कि भौम जल, जिसको आप ग्राउंड वाटर लेवल भी बोलते हैं, इसको भी थोड़ा सा समझिए बच्चों। भौम जल क्या होता है, आप यहाँ पर देख रहे होंगे, भौम जल मतलब कि ग्राउंड वाटर लेवल होता है आपका, जो जमीन के अंदर भी पानी होता है। जैसे कि हमने एक नलका यहाँ पर खोदा, ये आप देख सकते हैं, एक बार मैं कलर चेंज कर लूं, ओके। ये जो नलका हमने यहाँ पर खोदा और इसका पाइप हमने अंदर तक घुसाया, अंदर तक घुसाया तो यहाँ से पानी खींचता है। आप नल चलाते होंगे ऐसे, एकदम जो चापाकल होता है उसको चलाते होंगे तो उसमें से पानी निकलता है। तो क्या कभी आपने सोचा है कि वो पानी कहाँ से आता है? आपके मन में ये रहा होगा कि हाँ जमीन के अंदर से आता है, लेकिन जमीन के अंदर आता कहाँ से है भाई पानी? ऐसा थोड़ी ना कि जमीन के अंदर अनलिमिटेड पानी है, ऐसा नहीं होता है। जमीन के अंदर एक पानी होता है जिसकी मात्रा लिमिटेड होती है, वो पानी रिचार्ज होता रहता है हमेशा। कैसे रिचार्ज होता है भैया, इसको थोड़ा सा समझिए। देखिए, जैसे जमीन के अंदर से आपने पानी निकालते निकालते सारा इस्तेमाल करते जा रहे हैं, उसके बाद क्या होता है, बारिश होता है। बारिश होता है तो बारिश का जो पानी होता है ना वो जमीन पर गिरता है और जमीन उसको सोख लेता है, जिससे कि क्या होता है, जमीन रिचार्ज हो जाता है। जैसे आपका फोन क्या होता है, 100% आपने चार्ज कर लिया, अपने फोन को 100% चार्ज कर लिया, उसके बाद फिर क्या होता है, आपका फोन जो है वो डिस्चार्ज हो जाता है, 0% पे आ जाता है।
फिर क्या करते हैं, आप उसको वापस से चार्ज में लगाते हैं और फिर 100% उसको चार्ज करते हैं। तो उसी प्रकार से ग्राउंड वाटर लेवल भी होता है, जो क्या होता है, आपका एक लिमिटेड मात्रा में वाटर होता है जमीन के अंदर, जिसको हम लोग निकाल करके इस्तेमाल करते हैं सिंचाई के लिए, यानी खेतों में इस्तेमाल करने के लिए, पीने के लिए पानी के इस्तेमाल सब हम लोग करते हैं। पानी जो है जमीन से निकाल के, उसके बाद क्या होता है, बारिश आती है और बारिश के बाद क्या होता है, जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो रिचार्ज हो जाता है। लेकिन दिक्कत अब ये आ रहा है, तो यहाँ पर जो पानी है ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो रिचार्ज ही नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि पहले तो यहाँ पर मिट्टी था सारा का सारा, लेकिन अब इंसान क्या करते जा रहे हैं, कंक्रीट का पूरा रोड वोड ये सब बनाते जा रहे हैं, जिसके कारण क्या होता है, बारिश जब होती है तो बारिश का पानी सीधा नालों के थ्रू, इधर छोटे छोटे नालों के थ्रू नदियों में चला जाता है। वहां पर जो ग्राउंड वाटर लेवल है, जो आपका भूमि के अंदर जो जल है वो रिचार्ज ही नहीं हो पाता है। तो ये समस्या आती है, जिस कारण से कई सारे अभियान चलाए जाते हैं। तो उसी के ऊपर आपको आंसर यहाँ पर लिखना है बच्चों। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, इस तरह से आंसर लिखते हुए चलना है आपको कि इसके अंतर्गत सभी संसाधनों, प्राकृतिक तथा जल संभर सहित मानवीय संसाधनों के संरक्षण, पुनरुत्पादन को सम्मिलित किया जाता है। नीरू मीरू कार्यक्रम चलाया गया है। अरवारी पानी संसद अलवर राजस्थान के अंतर्गत लोगों के सहयोग से विभिन्न जल संग्रहण संरचनाएं जैसे अंतःस्रवण तालाब, ताल की खुदाई की गई है और बांध बनाए गए हैं, जिससे कि क्या कर सके, अल्टीमेटली हम लोग जल को बचा सके। अब यहाँ पर देखिए, वर्षा जल संग्रहण जो होता है, पानी जो बारिश के थ्रू आता है वो क्या होता है, उसमें देखिए पानी को हम लोग बचाते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में परंपरागत वर्षा जल संग्रहण सतह संचयन जलाशयों जैसे झील, तालाबों आदि में किया जाता है। यहाँ पर पानी जो आता है बारिश का, उसको झीलों के अंदर, तालाबों के अंदर इकट्ठा किया जाता है। राजस्थान में भी कुछ चीजें देखने को मिली है, यहाँ पर भी लोग इसको इकट्ठा करते हैं, क्योंकि यहाँ पानी की बहुत ज्यादा दिक्कत है और इसको इकट्ठा करके इस्तेमाल में लाया जाता है। तो इस प्रकार से आपको इसका आंसर लिखना है बच्चों। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आ जाता है। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखते हुए चलना है, जैसे वाटर शेड मैनेजमेंट क्या होता है, यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके पूरा का पूरा रीड कर सकते हैं। अगला है रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने जैसा कि आपको बताया वर्षा जल संग्रहण, ठीक है, वर्षा जल संग्रहण। चलिए यहाँ पर इसके आगे चले, तो अब हम लोग आ गए हैं सेक्शन डी के अंदर, जिसको हिंदी में आप खंड डी भी बोलते हैं। इसके अंदर मैप आएगा आपका, वर्ल्ड का और इंडिया का मैप आएगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये वाला मैप जो है मैंने सैंपल पेपर नंबर 1 जो अब करवाया है उसके अंदर मैंने ये मैप करवा रखा है। मैं सोच रहा हूँ मैप के लिए एक अलग से वीडियो लेके आऊं। यहाँ पर वही मैप मैंने रिपीट कर दिया है, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ना चाहे तो पढ़ भी सकते हैं। सोच रहा हूँ एक यहाँ पर सेपरेटली एक वीडियो लेकर के आऊं, जिसके अंदर जो मैप है हमारे, वो सारे वर्ल्ड का मैप और इंडिया का मैप कवर अप करूं। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या मुझे एक मैप की वीडियो लानी चाहिए। अगर आप कमेंट करेंगे, ज्यादा से ज्यादा कमेंट आएगा तो मैं मैप के लिए एक अलग से वीडियो लेकर के आऊंगा। यहाँ पर देखिए, ये वाला मैप मैंने आपको ऑलरेडी करवा रखा है। वैसे आप वीडियो को पॉज करके रीड आउट करना चाहते हैं तो कर भी सकते हैं। तो बस बच्चों, यही था आज का ये वीडियो। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक। जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करेंगे उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है इसी तरह की वीडियोस को बनाने के लिए। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं, विद्यालय स्टडी पॉइंट को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का, घंटी घंटा कुछ भी कह सकते हैं, उसका आइकन देखने को मिलेगा। उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हमने वीडियो अपलोड करे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है एग्जाम्स के लिए वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। अगर आप अपनी एग्जाम्स की तैयारी को एकदम नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप सैंपल पेपर्स को ले सकते हैं और तैयारी को बहुत बढ़िया बना सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।